ओके। सो पहले एमबीसी का जो पार्ट जहां पे हम लोग, इसको हटा देता हूँ। एमवीसी का जो पार्ट हम लोग अभी तक देखे थे, मतलब जो ऑलरेडी लास्ट टाइम एमवीसी को जहां पे हम लोग स्किप करके इंटरव्यू क्वेश्चन पे जंप किए थे, तो उसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक टेबल हमको बनाना था। तो टेबल बनाने के लिए मैं तुमको एक स्ट्रक्चर दिया था, लाइक एम्प्लॉय होना चाहिए, उसमें आईडी होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, उसका सैलरी होना चाहिए, और उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग समथिंग ऐसा कुछ तो कॉलम हम लोग ले लिए थे। तो ये टेबल मेरे को डेटाबेस में बनाना था, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था, उसके लिए मॉडल बनाना पड़ता था। तो फिर से सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं टेबल नेम बदल दूंगा। हम लोग ले लेते हैं कस्टमर। इस बार हम लोग क्या लेते हैं, कस्टमर। एक पर्टिकुलर कस्टमर मेरे को सब लेट्स से ग्रोसरी स्टोर के लिए बना रहा हूँ मैं। तो ग्रोसरी स्टोर के लिए कस्टमर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो हर कस्टमर का एक कस्टमर आईडी होगा, हर कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा। हम लोग मिडिल नेम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा। फिर उसके बाद कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, और कस्टमर सिस्टम में कब आया, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और कस्टमर का डीओबी। तो दो डेट हो गया। आ जाओ इधर से आ जाओ ना डायरेक्ट इधर। तो कस्टमर सिस्टम में कब आया, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग उसको बोल देंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और कस्टमर का डीओबी क्या है, वो तो दो डेट हो गई कस्टमर की। और हम लोग ले लेते हैं नेम, तो स्ट्रिंग फील्ड हो गई। एक इंटीजर फील्ड मेरे को लेना है। इंटीजर फील्ड क्या ले सकते हैं हम लोग, कस्टमर एज ने हम लोग डेटाबेस में स्टोर नहीं करते ना। क्या, कस्टमर की क्वांटिटी नहीं होती है, क्वांटिटी प्रोडक्ट की होती है, तो वो प्रोडक्ट के मॉडल में आएगा ना। हम लोग जो एट्रीब्यूट बोलते हैं, हर एट्रीब्यूट एक एंटिटी से एसोसिएट करता है। तुम जो एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो वो कौन से एंटिटी से एसोसिएटेड है, प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, ना कि कस्टमर से। ये कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड, अब तक कितने ऑर्डर प्लेस किया है ये कस्टमर, 40, 50, 45, एक इंटीजर। मेरे को हर डेटा टाइप लेना है, सिर्फ इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है, जो भी तुमको सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहेगी या जो तुमको क्लाइंट रिक्वायरमेंट रहेगी, वो हिसाब से तुमको प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एमवीसी का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो एमवीसी का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद यहाँ पे आके तुमको ASP.NET ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। लेकिन यहाँ पे तुमको शायद से नहीं दिखेगा अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो, क्योंकि ये रिसेंट प्रोजेक्ट है। तो ASP.NEट वेब एप्लीकेशन कहाँ है, ये जिसमें .NEट फ्रेमवर्क ब्रैकेट में लिखा रहेगा वही लोगे। अगर .NEट फ्रेमवर्क नहीं लिखा रहेगा तो कौन सी एप्लीकेशन क्रिएट करेगा वो, .NEट कोर की। ये ऑलरेडी बताया हूँ मैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम देना है, टेस्ट कस्टमर कट। यहाँ पे आगे एमवीसी सेलेक्ट कर लेना है, एमवीसी क्रिएट। जैसे तुम प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो क्रिएट करने के टाइम पे जो है विजुअल स्टूडियो जो है एक कंसेप्ट यूज करता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्केप फोल्डिंग। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है व्हाट इज स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग बेसिकली क्या है, स्केप फोल्डिंग एक टेम्पलेट होता है जिसके थ्रू हम लोग कोड जनरेट करते हैं। स्केप फोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है जिसके थ्रू हम लोग कोड जनरेट करते हैं। तो वो स्केप फोल्डिंग कहाँ पे दिखता है, एक तो हम लोग जब एमवीसी का प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर दिया, कोई भी प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन या एमवीसी का कोई भी एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो ऑटो कोड जनरेट होके मिलता है मेरे को, जैसे कि ये यहाँ पर ये कोड जनरेट होके मिला है मेरे को कंट्रोलर बन के। तो ये कौन जनरेट करके दिया, स्केप फोल्डिंग जनरेट करके दिया। और एक स्केप फोल्डिंग एक और यहाँ पे वर्क करता है, लाइक इसको राइट क्लिक करके ऐड व्यू किया मैं। तो ऐड व्यू करने के बाद यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये जो टेम्पलेट की लिस्ट में आता है, दिस ऑल आर स्केप फोल्डिंग। समझ में आएगा। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या करता है, व्हाट इज स्केप फोल्डिंग। पहला क्वेश्चन ये करेगा तो तुमको क्या बोलना है, स्केप फोल्डिंग इज अ टेम्पलेट फॉर जनरेटिंग कोड इन विजुअल स्टूडियो। एमवीसी का स्पेसिफिक नहीं है वो .NEट को मतलब को कंसोल एप्लीकेशन में भी वर्क करता है, वेब फॉर्म में भी करता है, एमवीसी में भी करता है। मतलब वो .NEट फ्रेमवर्क की एक टेक्निक है जिसके थ्रू कोड जनरेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग। इसको कैंसिल कर देता हूँ, मेरे को फिलहाल कुछ नहीं करना।
तो ये मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हूँ, बाकी अभी इसमें कुछ भी नहीं किया हूँ। जो एग्जिस्टिंग कंट्रोलर है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे व्यू के अंदर भी एग्जिस्टिंग होम का कंट्रोलर का फोल्डर था, उसको भी मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोटपैड में आता हूँ और मेरे को कस्टमर की जो जो प्रॉपर्टी लेना है वो प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे लिखते चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन ही है, ये दिख रहा है, ये देखो सब क्वेश्चन के आंसर है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे मैं लिखा एंटिटी का नेम कस्टमर, कस्टमर के अंदर एक पहली प्रॉपर्टी में लिया आईडी, दूसरी प्रॉपर्टी लिया मैं कस्टमर का फर्स्ट नेम, तीसरी प्रॉपर्टी में लिया कस्टमर का लास्ट नेम, फिर मैं लिया यहाँ पे कस्टमर का डीओबी, फिर ले लिया मैं डीओजे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ले लिया। ये सब प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, मॉडल। सबसे पहली चीज हम लोग क्या बनाएंगे, मॉडल। तो मैं यहाँ पे गया मॉडल बनाता हूँ, मॉडल के फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, मॉडल का नेम दे देता हूं मैं, तो मेरे मॉडल का नेम है कस्टमर, कस्टमर नाम का मॉडल बना लिया। यहाँ पे आके प्रॉपर्टी क्रिएट किया, PROP डबल टैब, प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, आईडी PROP टैब, फिर डेटा टाइप अगर चेंज करना है मेरे को तो वो करने के बाद फिर टैब, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम PROP टैब, फिर अगेन टैब, मतलब यहां से यहां स्विच करने के लिए टैब, शिफ्ट टैब दबाऊंगा तो पीछे आएगा, ये देखो ये टैब, ये शिफ्ट टैब। समझ में आ रहा है क्या ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिया डेट टाइम, डेट टाइम लेने के बाद यहाँ पर डीओबी, तो ये हो गया आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डीओबी, डीओजे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये प्रॉपर्टी में क्रिएट कर दिया, ये मेरा मॉडल है। इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट बी किया, बिल्ड करके एक बार प्रोजेक्ट को चेक कर लो सक्सीडेड दिखा रहा है कि नहीं यहाँ पर, तो प्रोजेक्ट सक्सीडेड है, मतलब ये मॉडल मेरा बन गया। मॉडल बनने के बाद मेरे को बनाना है कंट्रोलर, तो जो मॉडल का नेम है वही नाम से कंट्रोलर हम लोग यूजुअली बनाते हैं और यही पैटर्न हम लोग फॉलो भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, एम्प्टी कंट्रोलर ले लिया, कस्टमर का कंट्रोलर, देखो दिखा रहा है इसके फोल्डिंग। ये क्या है, अब ये कंट्रोलर का कोड जनरेट कर रहा है, वो इसके फोल्डिंग यूज किया, ये जो जनरेट किया ये इसके फोल्डिंग से जनरेट किया है, मैंने नहीं लिखा ये कोड। तो इसके फोल्डिंग इसके लिए यूज होता है कोड जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसके फोल्डिंग बेसिकली होता है एक टेम्पलेट। तो ये कंट्रोलर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ब्लैंक कंट्रोलर। पहले मैं क्या किया था, ऑलरेडी कुछ फंक्शंस आ रहे थे, इस बार पूरा ब्लैंक ही लिया है मैंने। तो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक, अब हाँ यहाँ पे देख लो कौन से एक्शन के लिए मेरे को कौन से यूआरएल पे क्या मेरे को दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिया आके, मेरा ये यूआरएल अगर रहेगा कस्टमर स्लैश इंडेक्स, तो इस पे मेरे को दिखाना है कस्टमर की लिस्ट, इस पे मेरे को दिखाना है कस्टमर स्लैश इंडेक्स, कस्टमर स्लैश क्रिएट पे मेरे को दिखाना है ऐड करने के लिए फॉर्म, ऐड कस्टमर, कस्टमर स्लैश क्रिएट हो गया। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एडिट, एडिट, हाँ एडिट, एडिट पे मेरे को दिखाना है एडिट का फॉर्म, स्लैश कस्टमर स्लैश डिलीट, यहाँ पे दिखाना है मेरे को डिलीट कस्टमर, तो ये हो गया मेरा ऐड, ये हो मेरा हो गया अपडेट, ये हो गया डिलीट, ये हो गया लिस्ट, और बस ठीक है ना।
तो ये यूआरएल मेरे को बनाना है। तो ये कस्टमर कंट्रोलर तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। अब यहाँ पे मेरे को क्या लेना है, इंडेक्स एक्शन मेथड, क्रिएट एक्शन मेथड, एडिट एक्शन मेथड और डिलीट एक्शन मेथड। तो मैंने इंडेक्स एक्शन मेथड लिया। तो एक्शन मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, पब्लिक लिखने का और यहाँ पे लिखने का एक्शन रिजल्ट। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है व्हाट आर द डिफरेंट रिटर्न टाइप फॉर एक्शंस। तो इसमें क्या क्या है, इसके आंसर में क्या क्या है। तो इसमें है क्या क्या रिटर्न हम लोग कर सकते हैं। हम लोग रिटर्न कर सकते हैं एक्शन रिजल्ट, हम लोग रिटर्न कर सकते हैं व्यू रिजल्ट, हम लोग रिटर्न कर सकते हैं जेसन रिजल्ट, हम लोग रिटर्न कर सकते हैं फाइल रिजल्ट, हम लोग रिटर्न कर सकते हैं रीडायरेक्ट टू एक्शन रिजल्ट, हम लोग रिटर्न कर सकते हैं कंटेंट रिजल्ट, हम लोग रिटर्न कर सकते हैं रीडायरेक्ट टू एक्शन हो गया, फाइल हो गया, जेसन हो गया, व्यू हो गया और हाँ बस इतना काफी है। और भी है मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना भी बोल दिए ना तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा वो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिजल्ट और व्यू रिजल्ट। या तो ये पूछेगा या पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिजल्ट और जेसन रिजल्ट। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या है, एक्शन रिजल्ट जो है वो कॉमन टू ऑल रिजल्ट है। ये क्या है, कॉमन टू ऑल रिजल्ट है। मतलब मैं एक्शन रिजल्ट लिख के व्यू रिजल्ट भी रिटर्न कर सकता हूँ, जेसन भी रिटर्न कर सकता हूँ, फाइल भी, रिडायरेक्ट टू एक्शन भी, कंटेंट भी। एक्शन रिजल्ट लिख के मैं ये सब कुछ रिटर्न कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं व्यू रिजल्ट लिखा तो मैं सिर्फ व्यू रिटर्न कर सकता हूँ, जेसन लिखा तो सिर्फ जेसन कर सकता हूँ, फाइल लिखा तो सिर्फ फाइल कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैंने लिखा एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट लिख के मैं यहाँ पे लिखा इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या रिटर्न किया, अगर मैं यहाँ पे ऐसा रिटर्न करूँ जेसन तो भी वर्क करेगा, कोई एरर नहीं। वो ये इसका एरर है, मतलब जेसन के पैरामीटर का एरर है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, उसका एरर नहीं है, नहीं तो बोलो कोई रीजन एरर तो दिख रहा है। तो ये जेसन में पैरामीटर मिसिंग था, उसका एरर है, रिटर्न टाइप का एरर नहीं है। तो मतलब मैं एक्शन रिजल्ट लिख के जेसन भी रिटर्न कर सकता हूँ, कंटेंट भी रिजल्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कंटेंट, ये भी रिटर्न कर सकता हूँ मैं। तो इसमें तो कोई सा भी रिटर्न कर सकते हो, बिकॉज एक्शन रिजल्ट जो है वो बेस रिजल्ट टाइप है। वो क्या है, बेस रिजल्ट टाइप है। अभी देखो ये एक्शन रिजल्ट में मैं होवर किया, जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑलवेज कहाँ पे यूज होती है, बेस में। उसको हम लोग इनहेरिट करते, लास्ट लेक्चर में ही बताया था ना हम लोग को, कोई चीज का बेस लेना है तभी हम लोग लेंगे। इधर इधर बैठ जाओ, इधर। यहाँ पे आता हूं मैं और इसको लिखता हूं मैं लाइक व्यू रिजल्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट, ये है क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नहीं। ये एक्चुअल में इनहेरिट हो कर रही है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। कैसे मालूम पड़ा, व्यू रिजल्ट की सुपर क्लास कौन सी है, व्यू बेस। व्यू बेस की सुपर क्लास कौन सी है, मतलब एक्शन रिजल्ट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको इनहेरिट कौन किया, व्यू रिजल्ट बेस। उसको इनहेरिट कौन किया, व्यू रिजल्ट। तो जो टॉप क्लास अगर मैं यूज करूंगा तो मैं कोई भी हायरार्की यूज कर सकता हूँ। किसको किसको समझा ये इंटरव्यू में पूछता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है वो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिजल्ट और जेसन रिजल्ट या व्यू रिजल्ट, कोई भी एक टाइप बोल देगा। डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिजल्ट एंड एनी अदर टाइप। तो कोई सी भी टाइप बोलेगा तो हम लोग को बोलना वही है कि एक्शन रिजल्ट है वो कॉमन टू ऑल है और जेसन जो है वो जेसन स्पेसिफिक है। बात समझ में आई, किसको किसको समझाइए। ठीक है, और यहां पर एक और क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंट ये रिजल्ट टाइप क्या है। तो वो ये है यहाँ पर एक्शन, व्यू, जेसन, फाइल, रिडायरेक्ट टू एक्शन, कंटेंट रिजल्ट। क्लियर है। Okay, मैं क्या लिख रहा था भूल गया, क्या ऑटोमेटिक वो है, डॉट नेट वाला दिया है। हाँ
व्यू रिजल्ट रखेंगे मतलब लिखा हो ना अभी व्यू रिजल्ट। सुपर क्लास एक्शन रिजल्ट नहीं लिखे हुए अपन व्यू रिजल्ट रखेंगे। तो वो ये जो क्लास के सामने है आप उसको चेंज कर दो, एक्शन रिजल्ट की जगह व्यू रिजल्ट बना दो। कहाँ पे मैं बोल कहाँ पे एक्शन रिजल्ट की जगह वही तो किया हूँ मैं, एक्शन रिजल्ट की जगह व्यू रिजल्ट तो लिखा हूँ। ये कैसे चेंज करोगे तुम, ये तो डॉटनेट फ्रेमवर्क का कोड है ना। फिर से पूछो, कुछ तो मिस कर दिया हूँ मेरे को, खड़े होना पड़ेगा लगे। बोलो। एक्शन रिजल्ट है ना सर, हाँ ये तो डॉटनेट का फ्रेमवर्क है, हाँ ये समझ गए। लेकिन अगर इसके तो व्यू रिजल्ट लिए तो उसके अंदर भी सेम कोड है क्या? सेम कोड क्यों रहेगा, कोड अलग अलग है ना, वो ऊपर एक्शन रिजल्ट है। एक्स्ट्रा क्लास वो भी रहेगी क्या? नहीं है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, व्यू रिजल्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है ना, इधर पे एब्स्ट्रैक्ट कहाँ लिखा हुआ है। मतलब इसको, ये क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, इसको तुम फर्दर और तुमको जो करना है कर सकते हो, लेकिन एक्शन रिजल्ट का तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एक्शन रिजल्ट को तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्शन रिजल्ट को तुमको इनहेरिट करना पड़ेगा। अगर तुमको अपना कोई, जैसे अभी तुम 5 रिजल्ट दिया हुआ है एमवीसी में, सिनेरियो समझो 5 रिजल्ट है। अब तुमको लगा ये मेरे को जो यूआरएल से रिजल्ट चाहिए ना, वो ये पांचों में बैठ नहीं रहा, सूटेबल नहीं है, मेरे को मेरा बनाना है फहद रिजल्ट। तो मैं क्या करूंगा, मेरी क्लास को वो एब्स्ट्रैक्ट फहद रिजल्ट नाम की एक क्लास बनाऊंगा और उसको इनहेरिट करूंगा। किससे? एक्शन रिजल्ट से। तो समझा मैं क्या बोला, ये चीज मेरे को करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उसने एक कॉमन बना के दिया, अगर तुमको बहुत बड़े तुम डेवलपर हो, आज तक मेरे को तो 11 साल में जरूरत नहीं पड़ी कभी ऐसा फहद रिजल्ट बनाने की, लेकिन अगर तुम बहुत बड़े डेवलपर हो और तुम चाहते हो कि तुमको बनाना ही है, तो तुम अपना रिजल्ट भी बना सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो। बनाओगे कोई प्रोजेक्ट में, मेरे को तो अभी तक दिखा नहीं, अगर लेकिन कर सकते हो तुम, अभी चाहे तो मैं इसमें ही बना सकता हूँ। एक क्लास लूंगा, एक्शन रिजल्ट को उससे इनहेरिट करूंगा, वो क्लास को इंपोर्ट करूंगा और वहां पे लिख दूंगा। ये देखो, चलो कर देते ना, मालिक जब इतना हो गया तो। एक चीज यहाँ पे आके देखो, मैं एक क्लास बनाता हूँ, इधर पे एक कॉमन करके फोल्डर ले लेता हूँ, ऐड कॉमन। कॉमन में जाके मैं एक फोल्डर और ले लिया, रिजल्ट। रिजल्ट फोल्डर के अंदर मैं एक क्लास लेता हूँ, क्लास फहद रिजल्ट, ठीक है। इसको इनहेरिट किया एक्शन रिजल्ट से। अब देखो, जैसे ही इनहेरिट किया तो ये रोने लगा। क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है कि तुम एक्शन रिजल्ट इनहेरिट भी कर रहे हो और एग्जीक्यूट रिजल्ट फंक्शन को ओवरराइड नहीं किए हो, क्योंकि यहाँ जाऊँ मैं एक्शन रिजल्ट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो क्या है, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को कोई भी क्लास इनहेरिट करेगी तो उसकी जिम्मेदारी क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की डेफिनेशन लिखे। ये लास्ट टाइम हुआ है, ये मैं सब बोलना नहीं, पढ़ाया नहीं। तो इधर पे आके क्या करना है तुमको, ऐसा कंट्रोल डॉट कर ले भाई, देखो जो करने का, समझे क्या? इसने एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब एग्जीक्यूट मेथड को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है तुमको, बेस डॉट एग्जीक्यूट रिजल्ट्स डॉट कॉन्टेक्ट, मतलब जब ये चलेगा तो बेस वाला चलना चाहिए, ऐसा कोड कर देता हूँ, लेकिन चल नहीं रहा है, क्या है? कैन नॉट कॉल एन एब्स्ट्रैक्ट, ओके वो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। चलो इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं। अब ये फहद रिजल्ट को मैं यहाँ आके लिखा और इसको कंट्रोल डॉट किया, मेरा नेम स्पेस डालना पड़ेगा ना, ये वाला कॉमन डॉट रिजल्ट, ये डाल दिया। और यहाँ से मैं रिटर्न व्यू इसमें वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे आके
इसको पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा। खैर देखो ये लेकिन चल गया। अभी आप क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे फिर इसके लिए वो भी लिखना पड़ेगा कि तुम वो रिजल्ट में तुमको क्या चाहिए। अगर तुमको HTML नहीं चाहिए, फाइल नहीं चाहिए, रिडायरेक्शन नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, तो वो तुम कस्टम डिफाइन कर सकते हो। इधर आओ, इधर बैठ। है क्या उधर चेयर? नहीं है ना, तो फिर इधर बैठ। देखो यहाँ भी है चेयर, इसको मैं डिलीट कर दूँ। एक्शन रिजल्ट को जब व्यू रिजल्ट ने इनहेरिट किया था तो उसने पूरी डेफिनेशन लिखी थी। तो जब एक्शन रिजल्ट को फहद रिजल्ट इनहेरिट करेगा तो उसको भी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। या तो भी अगर डेफिनेशन लिखने से बचना है तो एक्शन रिजल्ट को व्यू रिजल्ट इनहेरिट कर रहा है, व्यू रिजल्ट को फहद रिजल्ट इनहेरिट कर ले। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अब एरर नहीं देगा वो, देखो। अब अगर मैं यहाँ पे इसका रिटर्न क्या है, व्यू रिजल्ट, ये कौन सा व्यू है, अभी क्या बोल रहा है, व्यू रिजल्ट टू फहद रिजल्ट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन नहीं है। चलो ये बाद में बताऊंगा, अभी उसको कुछ तो देखना पड़ेगा बैठे, क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा। खैर ये है कि जो एक्शन रिजल्ट है, मतलब ये, इसके थ्रू तुम अपना रिजल्ट बना सकते हो। ठीक है, क्या बताने आ रहा था वही बोल। तो मैं यहाँ पे एक एक्शन रिजल्ट ले लिया। कितना डीप में MVC मत पड़ो यार। मैनेजर लोगों को कहाँ बुझाते हैं। रिटर्न व्यू, ठीक है, ये मैंने ये URL बना दिया। यहाँ पे रिटर्न व्यू किया है तो राइट क्लिक करके ऐड व्यू, अच्छा हाँ, यहाँ पे ना एक चीज़ पहले कर लेते, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लेते, तो ये प्रॉब्लम देगा बाद में। Ctrl+Shift+V, यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ऐड फोल्डर मैंने शायद बनाया है, कॉमन के अंदर फोल्डर ले लेता हूँ मैं। EF, इसके अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जो एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास रहेगी। राइट क्लिक किया, ऐड। एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के लिए मैं 3 स्टेप बताया था। पहले हम लोगों को क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है, फिर कॉन्टेक्स्ट बनाना है ना, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन अब अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, पहले कॉन्टेक्स्ट बना दूंगा और कंट्रोल डॉट करूँगा, वो सब ऑटोमेटिक करेगा काम। देखो कैसे कर रहा हूँ। ये चीज़ अगर पहले बताता तो समझ में नहीं आती, अभी समझेगा। अगर जो लोग पहले देखे होंगे उसको ही समझेगा। यहाँ पे मैं लिखा कस्टमर कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे आगे डायरेक्ट इसको इनहेरिट कर दो DB कॉन्टेक्स्ट से। अभी इसको इनहेरिट किया तो DB कॉन्टेक्स्ट है नहीं क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल नहीं है। तो अब मैं इसको बोला कंट्रोल डॉट बोला तो ये बोला कि मैं ढूंढ के इंस्टॉल करूँ क्या, क्यों नहीं। अरे यार कैसे ढूंढेगा वो, इंटरनेट बंद है। बोले इतना एक्टिंग करके क्यों नहीं बोल दिया। अब ये किसका इंटरनेट कनेक्ट है? अच्छा वो सामने वाला कनेक्ट है, ओपन है वो कनेक्ट।
देखो इंस्टॉल कर दिया, यहाँ दिखता है, देखो ये नीचे देखो, शिट, ये दिख रहा है क्या? यहाँ आउटपुट में भी दिखाता है, ये इधर हो गया इंस्टॉल। देखो अब क्या करना है मेरे को, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अचानक में सर्दी हो गया क्या? ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, काला अक्षर भैंस बराबर। ये अगर देखे रहोगे वीडियो तो समझेगा डीबी सेट में क्यों बना रहा हूँ। किसको किसको पता है डीबी सेट क्यों बना रहा हूँ मैं? जितना मेरे को टेबल बनाना रहेगा उतना डीबी सेट में कॉन्टेक्स्ट में बनाऊंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम, और ये नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग मैं कॉन्फ़िगर करूंगा वेब कॉन्फ़िग के अंदर। ये सब पहले हुआ है, बहुत डिटेल में हुआ है, इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ये मत सोचो ये अलग ही फास्ट भाग रहे सर। कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ऐड कनेक्शन स्ट्रिंग, प्रोवाइडर नेम, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनाऊंगा, व्यू सर्वर एक्सप्लोरर, राइट क्लिक किया, ऐड कनेक्शन करके एसक्यूएल सर्वर, कंटिन्यू डॉट कस्टमर डीबी 2023, ये डॉट क्या लिखा, डॉट का मतलब होता है तुम्हारा करंट मशीन का नेम, ठीक है। तो मैं अभी डॉट डाल दिया वहाँ पे, क्योंकि मेरे एसक्यूएल सर्वर का नेम वही है, तो तुम डॉट मत डालना। वो पिछली वीडियो में जैसा एसक्यूएल सर्वर में जाके एसक्यूएल सर्वर का नेम लाया था ना, वो लेके आना। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करोगे, एसक्यूएल सर्वर का नेम आएगा, वो लाके कॉपी करके पेस्ट करोगे। कैंसल कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट। यहाँ पे क्या लिखना है तुमको, प्रोवाइडर का नेम। देखो प्रोवाइडर का नेम अगर नहीं याद रहे ना, कभी ऐसा लगे कि नहीं याद है, तो इधर नीचे ना एक सेक्शन रहता है प्रोवाइडर का, ये दिख रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क, उसमें प्रोवाइडर और ये प्रोवाइडर का नेम। कभी वैसे मेरे को याद है, लेकिन जैसे इनकेस कभी नहीं याद रहा तो वहाँ से भी देख सकते हो। जैसे गूगल अवेलेबल नहीं है और गूगल पे जाके इतना ढूंढने से बेटर है कि नीचे स्क्रॉल करके भी प्रोवाइडर का नेम मिल जाएगा। वैसे वो याद हो जाना चाहिए, कोड करते करते एक दो बार में तो मेरे को याद हो गया था, तुम लोग को भी हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ एसक्यूएल के लिए फिक्स नाम है ना, वो नेम फिक्स रहेगा। अभी यहाँ पर ठीक है, ये तो हो गया, नाम भी हो गया, प्रोवाइडर भी हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग भी हो गई। अब क्या होगा, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसकी सुपर क्लास का पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब इसकी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो यहाँ आएगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इसमें 7 कंस्ट्रक्टर था, लास्ट टाइम बताया था, तो वो ये वाला कॉल करेगा। ये कॉल करके क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर देगा। कॉन्टेक्ट इनिशियलाइज होने लगेगा तो देखेगा इसमें डीबी सेट की प्रॉपर्टी है, तो जाके ये कनेक्शन स्ट्रिंग के डेटाबेस पे कस्टमर टेबल को चेक करेगा, नहीं मिलेगा तो बना देगा, नहीं मिलेगा तो बना देगा। तो इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कहाँ बनेगा इसको ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। देखो मैं प्राइवेट फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि प्राइवेट टू दिस क्लास है, कंट्रोलर के बाहर तो कहीं यूज़ होगा नहीं है, इसके लिए प्राइवेट। कस्टमर कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल डॉट कस्टमर कॉन्टेक्स्ट, और कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर के अंदर कस्टमर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू, इसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, इसको इधर पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया। अब क्या करूँगा मैं, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू MVC
मैं बोला, वो पूछ रहा है कि कौन सा टेम्पलेट चाहिए, मैं बोला मेरे को लिस्ट बनाना है, तो ये है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्ड में से लिस्ट सेलेक्ट किया, वो बोला मॉडल कौन सा चाहिए, मैं बोला कस्टमर मॉडल चाहिए। उसने बोला तेरे कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है, मैंने बोला कस्टमर कॉन्टेक्स्ट। बोला ठीक है ऐड कर दो, ऐड हो गया। एरर, वेरी गुड, देयर वाज एन एरर रनिंग टू सिलेक्टेड कोड जनरेटर। ओके, ये कोड जनरेटर का एरर देगा ना, तो प्रोजेक्ट को एक बार बिल्ड कर लेने का, क्लीन करके। ठीक है, ये हो गया। अभी करते हैं फिर से सेम चीज़, ऐड MVC लिस्ट कस्टमर हो गया, इसके फोल्डिंग रन हो गया। देखो इसके फॉल्ट से ना ये जनरेट हुआ, ये जो कोड जनरेट हुआ ये बेसिकली इसके फोल्डिंग से जनरेट हुआ है, ये तुमको जो सामने दिख रहा है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो व्यू है, ये जो व्यू बना है जो मैं ऐड किया, व्यू के टॉप के पे पहली लाइन पे अगर @मॉडल लिखा हुआ है, स्मॉल m से मॉडल, गौर से सुनो क्या बोलो, व्यू की टॉप लाइन पहली लाइन पे @मॉडल स्मॉल m से मॉडल लिखा हुआ है, तो ये @मॉडल क्या बताता है, ये मॉडल बताता है कि ये व्यू की टाइप क्या है। ये मैं शायद बताया था पहले भी। तो अभी ये व्यू की टाइप क्या है, ये व्यू की टाइप है आई इनुमरेबल ऑफ कस्टमर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये व्यू जब भी कॉल होगा मेरे को कस्टमर की लिस्ट इसको देना पड़ेगा। आई इनुमरेबल इज नथिंग बट लिस्ट। आई इनुमरेबल कॉमन क्या बोलेंगे, इंटरफेस है, कॉमन इंटरफेस है किसके लिए, लिस्ट के लिए, कलेक्शन के लिए। सब कलेक्शन आई इनुमरेबल पे जाके ख़त्म होता है टॉप लेवल पे। ठीक है, तो ये व्यू को मैं कहाँ से कॉल कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ये व्यू को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ से, रिटर्न व्यू से, इधर से। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में मेरे को क्या पास करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ कस्टमर। तो जो ये ब्रैकेट में जो लिस्ट ऑफ कस्टमर मैं पास करूँगा वो यहाँ पे आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये ब्रैकेट में जो लिस्ट ऑफ कस्टमर मैं पास करूँगा वो व्यू में कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। जो @मॉडल हम लोग लिखेंगे ना वहाँ मिल जाएगा, देखो यहाँ मिल जाएगा। ये कैपिटल M से मॉडल है और ये स्मॉल m से मॉडल है, दोनों में फ़र्क है। स्मॉल m से मॉडल यूज़ होता है व्यू की टाइप डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि व्यू की टाइप क्या है, और स्मॉल m से मॉडल जो यूज़ होता है जो डेटा आया है ना उसको फैच करने के लिए, जो डेटा एक्शन मेथड से आया है उसको फैच करने के लिए कैपिटल M से यूज़ होता है। तो ये वाला जो है डेटा फैच करने के लिए, और ये जो है व्यू की टाइप बताने के लिए, ऐसा है। तो मैं यहाँ पे अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कस्टमर की लिस्ट को पास करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर कस्टमर की लिस्ट है, कॉन्टेक्स्ट डॉट हो गया कस्टमर की लिस्ट। ये कहाँ जा गई, व्यू में गई। व्यू से ये कहाँ गई, यहाँ गई। यहाँ से ये कहाँ गई, यहाँ गई। यहाँ से ये लूप चला, जितना डेटा है उतना TR बना, बराबर। ठीक, आते आते रुक जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट B और कंट्रोल F5 ठीक आ गया। ये अगर 2 घंटा पहले हुई होती ना तो कैंसिल कर दिया होता लेक्चर। क्या क्या बोलता है, देखो ये बन के आ गया। ये SQL सर्वर का नेम है। ये अपना डेटाबेस है।
ये अपना टेबल है, इसको एडिट किया, एडिट करके डेटा डालो। कैपिटल ए, कैपिटल बी, 1 1 1 2 2 2, जो डेटा वहाँ पे डाले वो डेटा या लिस्ट में दिखना स्टार्ट हो गया। मतलब ये अपना लिस्ट दिखाने का काम हो गया। अब मेरे को डेटा ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्रिएट पे क्लिक किया तो देखो ये बोल रहा है कस्टमर में क्रिएट नाम का एक्शन होना चाहिए। तो मैं बोला जाके कस्टमर में क्रिएट एक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे आया, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट, रिटर्न व्यू, राइट क्लिक करके ऐड व्यू, MVC5 व्यू, क्रिएट, इसके फोल्डिंग यहाँ से क्रिएट ले लो। पहले क्या लिए थे, लिस्ट अप क्रिएट, मॉडल सेम, कस्टमर का कॉन्टेक्स्ट तो वही रहेगा, ऐड। तो ये बन गया। कंट्रोल शिफ्ट V कर दो और ये जो पेज में नहीं आ रहा था वहाँ पे रिफ्रेश करो। क्या आप बढ़ते जा रहे हो। तो देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB, DOJ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये आ गया। अब इसमें मैं डेटा लिखूंगा B C 3 3 3 4 4 4, इसको लिख के सेव करूंगा। तो क्या होगा पता है, ये फॉर्म जो है ये पोस्ट होगा। ये फॉर्म क्या होगा, पोस्ट होगा। फॉर्म पोस्ट होगा तो इसका फॉर्म टैग देखो। फॉर्म टैग में क्या बोल रहा है, कस्टमर के अंदर क्रिएट नाम का एक्शन मेथड रहना चाहिए, जिसका मेथड क्या होना चाहिए, तो बना लो। फिर से यही बनाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ क्या लिखूंगा, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, ऐसा करके पूछते हैं वो लोग। और कभी कभी इसको क्या बोलते हैं वो लोग पता है, हाउ मेनी HTTP वर्ब्स MVC सपोर्ट्स। तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना। HTTP वर्ब्स, ये देखो ये वर्ड है वो, ये HTTP वर्ब्स। तो मेरे से एक क्वेश्चन किया था बहुत पहले, मेरे को बोलता है कि एक एक्शन मेथड है, उसको गेट पे भी चलाना है, उसको पोस्ट पे भी चलाना है। एक MVC का एक्शन मेथड है, उसको गेट पे भी चलाना है, उसको पोस्ट पे भी चलाना है। तो मैं कैसे चलाऊंगा। अब अपन तो जब तक वही पढ़े थे कि HTTP गेट लिखेंगे तो गेट चलेगा, पोस्ट लिखेंगे तो पोस्ट चलेगा, पोस्ट लिख देंगे तो गेट नहीं चलेगा, गेट रहेगा तो पोस्ट नहीं चलेगा। लेकिन ये दोनों चला सकते हो। हाँ, HTTP वर्ब्स से, वर्ब्स में हम लोग दोनों बता देंगे, गेट और पोस्ट, तो दोनों पे वो रिस्पॉन्ड करता है वो। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होगा उसके बाद, लेकिन कभी कोई पूछा नहीं ऐसा, लेकिन ये है ऐसा। ये देखो ये वर्ब्स में जाके यहाँ पे HTTP एक्सेप्ट वर्ब्स है कि वर्ब्स से याद नहीं आ रहा है। हाँ, एक्सेप्ट वर्ब्स है। ये देखो एक्सेप्ट वर्ब्स में ये ऐसा एरे बताना है, स्ट्रिंग का एरे। तो ये स्ट्रिंग एरे, इसमें लिख दिए गेट, तो ये स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में बताइए प्रॉब्लम क्या है। इसको स्ट्रिंग एरे डायरेक्ट लेते हैं क्या। अब ये फंक्शन तो गेट और पोस्ट दोनों पे चलेगा, लेकिन अभी ऐसा करना नहीं है हम लोग को। वो मेरे को ऐसी याद आ गया तो मैं तुमको बता दिया। HTTP पोस्ट। अब
ये जो डेटा है मैं यहाँ से पोस्ट करूँगा तो इधर पे रिसीव करने के लिए कोई चाहिए ना, तो रिसीव करने के लिए कौन रहेगा, कस्टमर मॉडल। ठीक है, अब ये जो कस्टमर का मॉडल आया है इसको मैं दे दूंगा एंटिटी फ्रेमवर्क को, कॉन्टेक्स्ट को लेके जा भाई ऐड कर दे। तो मैं लिखा यहाँ पे कस्टमर कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर डॉट ऐड, फिर यहाँ पे लिखा कस्टमर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंज। और अगर ये सक्सेसफुली चल गया तो वापस क्या दिखा देना है, रीडायरेक्ट टू एक्शन लिस्ट दिखाना है। लिस्ट का मतलब इंडेक्स। इसको किया कंट्रोल शिफ्ट बी, और ये डेटा तो ऑलरेडी मैं लिख के रखा ही हूँ, डायरेक्ट सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। ये डेटा अगर ऐड होके लिस्ट में दिखा तो कोड सही है, नहीं तो कोड गलत है। दिखा मतलब ये ऐड हो गया। इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ जाके वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे आ गया सेम डेटा। तो ये डेटा कहाँ से आया, पहला डेटा हम लोग बैकएंड से ऐड किए थे और दूसरा डेटा कहाँ से आया, यूआई से बैकएंड में आया। ये दो काम हमारा हो गया। अब आता है डिलीट का काम। ठीक है, डिलीट पे क्लिक किया तो देखो डिलीट पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, ये यूआरएल जनरेट हो। तो यहाँ पे क्या मतलब है, कस्टमर कंट्रोलर के अंदर डिलीट नाम का एक एक्शन मेथड होगा। तो ये वन क्या है, फिर वन है एक्चुअल में उसका आईडी। कैसे मालूम पड़ा ये आईडी है, तो यहाँ पे आने का ऐप स्टार्ट फोल्डर के अंदर राउट कॉन्फिग करके एक फाइल होती है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज राउटिंग, पहला क्वेश्चन। द राउटिंग इज ए वे टू बाइंड यूआरएल टू एक्शंस। राउटिंग इज ए वे टू बाइंड यूआरएल टू एक्शंस। इतना बोलोगे सब हो गया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राउटिंग। तो बोलना है कन्वेंशनल राउटिंग और एट्रीब्यूट राउटिंग। ठीक है, कन्वेंशनल राउटिंग और एट्रीब्यूट राउटिंग। बोलेगा कन्वेंशनल राउटिंग कहाँ से कॉन्फ़िगर होती है। कन्वेंशनल राउटिंग यू कैन कॉन्फ़िगर कन्वेंशनल राउटिंग फ्रॉम route.config फाइल अंडर द ऐप स्टार्ट फोल्डर, दैट्स इट। What is attribute routing? So there are two attributes for attribute routing. One is route attribute and another is route prefix attribute. One is route attribute and another is route prefix attribute to configure routing. ये किसको किसको क्वेश्चन इंटरव्यू में आया, जो लोग इंटरव्यू दिए, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू का पार्ट है ये समझ के चलो। तुम जब भी इंटरव्यू दोगे ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा। राउटिंग, रजिस्टर यहाँ पे होता है वो, ये इधर पे आके global.a6 के अंदर जाके ग्लोबली रजिस्टर करना पड़ता है। अभी हम लोग राउटिंग जब मैं बताऊंगा ना तो उस टाइम पे बताऊंगा कि क्या क्या उसके लिए स्टेप्स रहेगा। नहीं चल रहा था, नहीं चलेगा, बिना रजिस्टर किए चलेगा ही नहीं। वो एक एट्रीब्यूट आता है मैप एट्रीब्यूट राउटिंग करके, तो फिर वही तो है रजिस्ट्रेशन। तो वही रजिस्ट्रेशन है, वो शायद समझ नहीं पाया होगा या अभी अब उसके आगे क्या बोल सकते हो, वो एमवीसी से आगे निकल गया वो आदमी। नहीं कैसा है देखो, इम्प्लीमेंटेशन अगर वो ऐसा बोल रहा है कि कस्टम राउट, तुमको कस्टम राउट एट्रीब्यूट बनाना है, अगर ये बात इसको इम्प्लीमेंटेशन बोल रहा है तो एक अलग बात है। वो अपना स्कोप ही नहीं है, मतलब राउट एट्रीब्यूट को इनहेरिट करके तुम अपना एक राउट एट्रीब्यूट बनाओ। जैसा मैं रिजल्ट की बात कर रहा था ना, वैसे ही राउट भी बनता है। अगर वो बोल रहा है तो फिर जाने दो, उसको ही करने दो, वो चिट्ठी है, क्या कर, ना माने होएगा उसका नाम, क्या ही कर सकते। लेकिन जो मैं तुमको बताया उतनी चीज़ है और उससे उतने में चल जाता है, उतने में चलता भी है और प्रोजेक्ट में वर्क भी करता है।
बस ये एक चीज़ मैं इससे पहले स्किप किया था, लाइक वो एक क्या था, मैप राउट एट्रीब्यूट करके एक तो एट्रीब्यूट था, भूल गया हूँ मैं भी। हाँ तो वो ऐड करके कर देते, लेकिन अभी वापस से मैं राउटिंग लूँगा ना जब अपने प्रोजेक्ट के टाइम पे, तो मैं उसको ऐड करूँगा ही करूँगा फिर से, तो वो एक्सप्लेनेशन में वहाँ पे आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन, हर इंटरव्यू का हर क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं दे सकते। कोई बंदे के दिमाग में क्या बैठा है, कोई गलत कंसेप्ट लेके बैठा है, वो तुमसे सुनना चाह रहा है, तो तुम कैसे बताओगे उसको। लेकिन हम लोग किसको टारगेट कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एटलीस्ट इंटरव्यू में 2 बार पूछे गए हो। जैसे व्हाट इज़ राउटिंग, ये तुमको इंटरव्यू में 10 बार पूछा जाएगा, 2 तो छोड़ दो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राउटिंग, अब तुम हर इंटरव्यू का हर एक देखो, वो बंदे के दिमाग में क्या है, क्या पूछ रहा है। एक तो मेरे तक बात पहुँचते पहुँचते वो क्या बोलते हैं, हदीस भी ज़ईफ़ हो जाती है ना। वो सुन के आते आते वो, मतलब वो बोलता कुछ है, तुम लोग समझते कुछ हो, फिर तुम लोग उसमें जब आंसर देने के टाइम कोई ऐसा वर्ड बोल देते हो कि वो उसको कुछ और समझ के कुछ और पूछता है, फिर उसको दोनों को मिक्स करके तुम लोग जब मेरे तक लेके आते हो तो वो कुछ और हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब अपन बिना जाने सामने वाले को गलत ही बोल दे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन यही है जो हम लोग करते हैं। अगर ना मेरी मानो ना इंटरव्यूअर की मानो, लैपटॉप लो, विजुअल स्टूडियो लो, प्रोजेक्ट बनाओ, राउटिंग का इम्प्लीमेंट करके देखो, बात ही खत्म हो जाती है। हम लोग शायद एट्रीब्यूट राउटिंग किए थे एक उसमें, एक एप्लीकेशन के अंदर, तो उसमें चल रहा था, वैसे प्रोजेक्ट में भी चलता है। अब वो नहीं मानेगा तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे राउट जो पैटर्न है, तो ये कंट्रोलर हो गया फर्स्ट, जो यहाँ दिख रहा है ये फर्स्ट जो हो गया वो कंट्रोलर हो गया। देन उसके बाद एक्शन हो गया, फिर उसके बाद ये जो है ऑप्शनल आईडी है। आईडी ऑप्शनल है, कैसे मालूम पड़ता है, यहाँ से मालूम पड़ता है। तो ये आईडी ऑप्शनल है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर कंट्रोलर के अंदर डिलीट करके एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा जिसमें एक पैरामीटर लेना पड़ेगा आईडी। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट इंड आईडी, ये ऐसा ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न व्यू। अब यहाँ पे आया, राइट क्लिक करके ऐड व्यू करने के लिए गया, जब मैं ऐड व्यू में से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके फोल्डिंग कौन सा सेलेक्ट करूँगा, डिलीट। मॉडल मेरा जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा, कस्टमर, कॉन्टेक्स्ट तो सेम है, ऐड। आगे तो इसके फोल्डिंग क्या करेगा, डिलीट के लिए पूरा व्यू बना देगा। अब डिलीट की व्यू बनाया तो मैं देखा @मॉडल करके उसने क्या लिखा है, कस्टमर का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, कस्टमर का ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये आईडी वाला। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्स्ट, कस्टमर कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर्स, इससे क्या आएगा, ऑल कस्टमर। इसमें क्या किया, फाइंड मतलब मैं ढूंढूंगा कौन सा, ये आईडी वाला। जो कस्टमर मेरे को मिलेगा इससे, उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, उसको बोलूँगा कस्टमर, जो अपना डिज़ायर्ड कस्टमर है वो। और वो कस्टमर के ऑब्जेक्ट को मैं बोला कि भाई तू यहाँ आ जा। तो ये यहाँ जो मैं पास करूँगा वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो जब बंदा @M से मॉडल लिखेगा तो वो पूरा डेटा उसको मिल जाएगा। यहाँ तो लिखा ही नहीं है इसमें। अच्छा, ये मॉडल फॉर यूज़ कर दिया, ठीक है, चलो ये सब तो बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये इतना समझा क्यों किया मैं, व्यू का पार्ट अभी हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर, ये कस्टमर का मॉडल आ गया। अब इसको मैं Ctrl+Shift+B किया, Ctrl+Shift+B करने के बाद इसको मैं किया रिफ्रेश। तो आइडियली क्या होना चाहिए, वो डिलीट का व्यू बना हुआ आ जाना चाहिए, जो कि आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से इसको डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा। डिलीट बटन पे क्लिक करने से पहले मैं देखूँगा ये फॉर्म टैग के अंदर है कि नहीं है। तो अगर इसको देखोगे, ये इनपुट बटन जो है फॉर्म टैग के अंदर है। फॉर्म टैग के अंदर क्या है, कस्टमर डिलीट विथ आईडी, मतलब सेम एक और डिलीट का पोस्ट चाहिए। तो मैं इसको ही कॉपी किया और इसको लिखा HTTP पोस्ट।
इसको अगर मैं लिखता हूँ HTTP पोस्ट, यहाँ पे HTTP पोस्ट, तो यहाँ पे आया मैं। अभी अगर मैं ये देखूँ तो ये क्या बोल रहा है कि एक्शन रिजल्ट डिलीट, एक्शन रिजल्ट डिलीट, आईडी वाला दो फंक्शन हो गए। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोग को ये फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा, या तो फंक्शन का नाम चेंज करो या तो यहाँ पे पैरामीटर दूसरा डालो। तो अब पैरामीटर दूसरा डाले क्या करेंगे, आईडी आने वाला है वहाँ से। कैसे मालूम पड़ा आईडी आने वाला है, ये यहाँ से मेथड पोस्ट से आईडी आने वाला है। तो इसका नाम चेंज करूँगा मैं, लेकिन अगर इसका नाम चेंज करूँगा तो ये बंद कर देगा यूज वर्क करना। तो मैं बोला कि भाई नाम मैं चेंज कर दिया, लेकिन तू एक्शन का नाम मत बदल। एक्शन का नाम क्या रख तू, एक्शन नेम में आज भी तू डिलीट ही पकड़ेगा। हाँ, तो ये मैंने एक्शन नेम अपडेट कर दिया। तो मैंने फंक्शन का नाम बदल दिया और एक्शन का नाम क्या हो गया, डिलीट। तो फंक्शन का नेम बदलने की वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल जो था वो वर्क कर रहा है अब, और ये नाम यहाँ रखने की वजह से MVC का रूल वर्क कर रहा है। तो दोनों को जो जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो मैं ऐड कर दिया। अब ये आईडी जो आई है, इससे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये आईडी वाला ऑब्जेक्ट ढूंढने का यही तरीका है। क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर्स डॉट फाइंड करते हैं और कस्टमर को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सेम कोड कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। फिर ये ऑब्जेक्ट जो बना है इसको मेरे को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, कस्टमर कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर डॉट, ऐड करने के लिए क्या लिखते थे, ऐड। रिमूव लिखा तो डिलीट हो जाएगा। किसको डिलीट करना है, कस्टमर को, यही कस्टमर को जो डिज़ायर्ड कस्टमर जो फाइंड आईडी से मिला है वो कस्टमर को। उसको डिलीट करने के बाद में क्या लिखूंगा, कस्टमर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ये हो गया। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये क्या दिखाना चाहिए, लिस्ट। रीडायरेक्ट टू एक्शन, लिस्ट मतलब तो कंट्रोल शिफ्ट बी, और किसको डिलीट कर रहा हूँ मैं, ए को। तो मैं पोस्ट किया डिलीट को, ठीक है, यही रुक गया। ओके, ये बिल्ड नहीं हुआ है, क्या तकलीफ है इसको। ओके, वन मोर एक्सपेक्टेड, ये क्लास का है, ये नेम स्पेस का। ये देखो ऐसा ऐसा हुआ कर तो दिखता है। ये किसका है, डिलीट के पोस्ट का है। ये किसका है, कंट्रोलर का है। ये किसका है, नेम स्पेस का है। तो हो गया, बिल्ड कर लिया। बिल्ड करके ये मारा मैंने पोस्ट। तो अब ये पोस्ट वाला एक्शन मेथड ये रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, वो आईडी लेके फाइंड करेगा, फाइंड करके ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को देगा, बोलेगा इसको रिमूव कर, वो जाके रिमूव करेगा, सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा तो लिस्ट दिखा देगा, जो कि दिखा दिया, मतलब वो रिमूव हो गया। ठीक है, एक और डिलीट करके देख लेते हैं। बोलो भाई। बाय आईडी कहाँ किया अपन, तो लिस्ट दी है ना उसको। कस्टमर नेम ही पढ़ेगा, नेम पढ़ के बोलेगा ये नेम को मैं डिलीट किया। कस्टमर तो नेम से ही कर रहा है ना, आईडी तो इंटरनली अपन यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं उसामा नाम से डिलीट करूँगा, दो उसामा रहेंगे तो दोनों डिलीट हो जाएंगे। कस्टमर को किसी से भी ऑप्शन दो तुमको तो आईडी से ही करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन तो कस्टमर को अपन पूरे रिकॉर्ड दे के दे रहे, नेम से करना है नेम से कर, आईडी से करना है आईडी से कर, लास्ट नेम से करना है लास्ट नेम से कर, उसको तो पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है ना। और फाइंड करके जो फंक्शन है उसके अंदर सिर्फ तुम आईडी से ही फाइंड कर सकते हो, क्योंकि फाइंड फंक्शन का आउटपुट एक ऑब्जेक्ट होता है। फाइंड फंक्शन का आउटपुट एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक ऑब्जेक्ट निकलने के लिए प्राइमरी की कंपलसरी है। मतलब ऐसा कॉलम का डेटा जो यूनिक हो, लाइक आईडी। जैसे भी फहद, दो फहद भी हो सकते हैं ना, लेकिन वन आईडी वाले दो कस्टमर नहीं हो सकते। समझ में आई क्या बात। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरी लिस्ट हो गई खाली। वापस मैं आगे क्रिएट करता हूँ। वापस मैं क्रिएट किया, क्रिएट, ठीक है, ये हो गया।
अभी क्या करना है मेरे को, अब मेरे को करना है इसको एडिट। तो एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया तो अगेन वो क्या बोल रहा है, कस्टमर कंट्रोलर के अंदर एडिट नाम का एक्शन चाहिए जिसमें आईडी इनपुट में जाना चाहिए, बराबर। तो बना लेते हैं। यूआरएल देख के भी तुमको समझ में आ जाना चाहिए। देखो पहले भी मैं बोलता था ये यूआरएल को वर्केबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर याद होगा तो वो मैं बोलता इसके लिए था क्योंकि आगे वो चीज़ बहुत काम आती है। अभी यहाँ पर मैं कस्टमर कंट्रोलर के अंदर पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट इन आईडी रिटर्न व्यू, यहाँ आके मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके ऐड व्यू किया। यहाँ पे ऐड व्यू करने के बाद इधर पे सेलेक्ट किया, इसको मैं बोला भाई इसके फोल्डिंग मेरे को किसका लेना है, एडिट का। मॉडल कौन सा रहेगा, कस्टमर। कॉन्टेक्स्ट तो वही है ऐड। तो ये एडिट का व्यू बना दिया। फिर मैं एडिट के व्यू में टॉप लाइन पे चेक करूँगा, फर्स्ट लाइन पे @ मॉडल में क्या बोल रहा है, सिंगल कस्टमर का ऑब्जेक्ट। मतलब मेरे को यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट। वो कौन सा कस्टमर रहेगा, ये आईडी वाला। तो मैं क्या करूँगा, वो आईडी के बेस पे फाइंड करूँगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इसको दूंगा। तो वो आईडी के बेस पे फाइंड किया, तो मैं यहाँ पे लिखा वेरिएबल कस्टमर इज इक्वल टू कस्टमर कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर डॉट फाइंड बाय आईडी। और ये कस्टमर को मैं बोला तू चले जा इधर, Ctrl+Shift+B, बिल्ड हो गया। बिल्ड होने के बाद ये पेज को मैं कर दिया रिफ्रेश। तो वो जो 3 आईडी वाला जो कस्टमर है ना, वो लिस्ट में दिखाएगा, लिस्ट में बोलो सॉरी, पेज पे दिखाएगा। देखो दिखाया। अब मैं क्या बोला, ये 33 नहीं था, ये 90 था। एडिट है ना, 33 नहीं था, ये 90 था। ये बोल के मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं इसका फॉर्म टैग चेक करूँगा, फॉर्म टैग में क्या कहानी है। तो ये फॉर्म टैग में अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करता हूँ तो वो बोलता है कि कस्टमर कंट्रोलर के अंदर एडिट नाम का एक्शन मेथड पोस्ट वाला भी चाहिए मेरे को, ठीक है। कस्टमर के कंट्रोलर के अंदर एडिट एक्शन मेथड पोस्ट वाला भी चाहिए। और ये पूरे डेटा को भी वो पोस्ट करेगा ना, जो हम लोग चेंज कर रहे हैं वो भी तो मेरे को रिसीव करना है, जो नया चेंजेस आया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एडिट वाला है, ये एडिट को रिपीट किया और रिटर्न व्यू लिख के HTTP पोस्ट लिख दिया यहाँ पे, HTTP पोस्ट। अब आईडी तो आ ही रहा है, बराबर। आईडी के साथ में जो डेटा लिख रहा है वो भी चाहिए ना, तो कस्टमर का एक मॉडल भी आएगा। समझे क्या, ये मॉडल क्यों लिया मैं, जो वो एडिट करेगा। जैसे मैंने पहले 33 था, है ना, अब मैंने उसको 90 किया और नाम A करके मैंने PQ कर दिया, BC करके मैंने PQ कर दिया, PQ की जगह और डेट को मैंने कुछ और चेंज किया, सब में कुछ ना कुछ चेंज किया। तो वो पूरा ही पोस्ट होना चाहिए। तो वो पूरा मतलब क्या, पूरा मतलब एक मॉडल। तो वो मॉडल यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो पूरा एक मॉडल यहाँ पे आएगा। हर बार मतलब क्या होता है, एक ही बार करोगे ना एडिट का कोड, हर बार मॉडल में डेटा आएगा। अभी मैं इसको डिबग मोड में लगाता हूँ, ये देखो, इसको मैं डिबग लगाया। अब ये पहली बार मैं डिबगिंग मोड में रन किया हूँ जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले तक का तो सब डिबग में पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ये यहाँ से जो है नया पार्ट शुरू हुआ। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको 90 किया, ये 222 था ना, इसको 444 कर दिया, चेंज किया मतलब मैंने इसको, ठीक है। और इसको 555 किया और बी जो नेम था उसको P कर दिया, पाइथन राम टेक्सटाइल, ठीक है, पाइथन टेक्सटाइल हो गया, ये कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करूँगा तो ये एडिट का पोस्ट कॉल करेगा, देख लेते हैं करता है क्या। किया, ये आईडी तो आ गया, 3 था वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मॉडल में क्या आया वो देखो, मॉडल में ना अपडेटेड वैल्यू आई होगी, ठीक है, पाइथन टेक्सटाइल और 33 की जगह 90, 444, 555। पहले क्या था 111
222, ये 33 था और ये बी और सी था। अब ये पाइथन टेक्सटाइल हो गए, तो जो न्यू वैल्यू रिसीव होगी उसके लिए पूरा मॉडल लेना पड़ा है। अब ये इसको क्या करोगे, ये न्यू वैल्यू को तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड है उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, अपडेट मारना पड़ेगा। तो जब ऐड करना था तो कस्टमर डॉट ऐड लिख देते थे तो क्रिएट हो जाता था रिकॉर्ड। रिमूव करने के लिए हम लोग कस्टमर डॉट रिमूव लिखते थे, डिलीट हो जाता था रिकॉर्ड। एडिट के लिए ऐसा कोई एडिट करके फंक्शन नहीं है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो लिस्ट में जाके वो वाली एंट्री को निकालना पड़ेगा और उसके स्टेट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपडेट तब होएगा। समझिए? तो कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखा कस्टमर कॉन्टेक्स्ट डॉट एंट्री, जितनी एंट्री है ना वो एंट्री को पहले निकालो, ठीक है। एंट्री को निकालने के लिए मेरे को लगेगा, उसको बताना पड़ेगा ना कौन सा ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मेरे को पास करना है वो ऑब्जेक्ट मेरे पास पहले से बना हुआ ओल्ड वाला ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोला कि ओल्ड ऑब्जेक्ट मेरे को बनाना पड़ेगा, वेयर आके मैं बोला ओल्ड ऑब्जेक्ट, ओल्ड कस्टमर, ठीक है। ओल्ड कस्टमर कैसे फाइंड करूंगा मैं, बेस्ड ऑन आईडी। क्या लिखूंगा मैं, कस्टमर कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर डॉट फाइंड आईडी, खुद ही दे दिया उसने। तो यहाँ पे आया, ये मेरा ओल्ड हो गया। मैं बोला ये ओल्ड वाला ढूंढ, उसकी एंट्री निकाल, उसके स्टेट को सेट कर दे, स्टेट डॉट मॉडिफाइड। मेरे को पता था खड़े होने पड़ेगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो नॉर्मली ऐड होता है तो कलेक्शन का ऑब्जेक्ट लिया, डॉट ऐड किया, ऐड हो गया। कलेक्शन का ऑब्जेक्ट लिया, रिमूव किया, रिमूव हो गया, एज सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें क्या है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, वो कलेक्शन को में से पूरा कलेक्शन नहीं निकालना है, नया रिकॉर्ड ऐड नहीं करना है। तुमको क्या करना है, वो कलेक्शन में से एक एंट्री निकालना है। तो एंट्री निकालने के लिए एंट्री नाम का फंक्शन, एंट्री निकालने के लिए एंट्री नाम का फंक्शन। एंट्री में वो बोलता है कि कौन सी एंट्री निकालना है वो मेरे को बताओ। तो जो एंट्री निकालना है उसका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट तुमको बताना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड, जिसको बोल दिया एग्जिस्टिंग एंट्री। एग्जिस्टिंग के लिए मैं क्या आईडी यूज करूँगा, तो ये आईडी को फाइंड किया, तो ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट हो गया जो डेटाबेस से आया है, उसको मैं यहाँ पास किया। तो ये क्या करेगा पता है, ये जो ऑलरेडी जो ओल्ड रिकॉर्ड है ना, जो अभी डेटाबेस में है, मतलब जिसमें 33 लिखा हुआ है, 111 लिखा हुआ है, 222 लिखा हुआ है, वो रिकॉर्ड निकाल के यहाँ लाएगा। अब उसके बाद मैं उसको क्या बोला कि इसके स्टेट को मॉडिफाई करो, इसके स्टेट को क्या करो, मॉडिफाई करो। उसके स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या किया है, यहाँ पर इसमें से इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ चेंज नहीं किया, सेम एंट्री को ही मॉडिफाई मार रहा हूँ, है ना। तो ये सेम एंट्री जो है डॉट स्टेट, अब इसको मैं बोला इसके स्टेट को, अब ये लाइन के ऊपर हम लोग ये मॉडल से यहाँ पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे, मतलब इसमें जो 333 है, 444 है, उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो कैसे कोड करेंगे, अब एडिट का काम अब शुरू होगा। तो यहाँ पे आके मैं लिखा ओल्ड, अच्छा ओल्ड ही स्पेलिंग यही गलत लिखा हूँ मैं, मतलब आ क्यों नहीं रहा है लिस्ट में। तो मैं यहाँ लिखा ओल्ड कस्टमर डॉट, क्या क्या मेरे को चेंज करना है, मेरे को ओल्ड कस्टमर का नेम और ये जो मॉडल में नेम आया है उसको अपडेट करना है। ओल्ड कस्टमर का फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ये जो मॉडल में फर्स्ट नेम आया है उसको अपडेट करना है। ओल्ड कस्टमर का नेम हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे को चेंज करना है। ओल्ड कस्टमर का और क्या हो गया, DOB इज इक्वल टू मॉडल डॉट DOB, ये अपडेट करना है। ओल्ड कस्टमर डॉट DOJ इज इक्वल टू मॉडल डॉट DOJ, ये अपडेट करना है। ये सब मैं इधर अपडेट कर दिया, जो मेरे को न्यू आया था, न्यू से मैं ओल्ड में डाला। ओल्ड की एंट्री अब चेंज हो गई, आईडी वही है, और उसके बाद इसको क्या कर दिया, स्टेट को मॉडिफाई किया। और अब मैं बोला कस्टमर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव
चेंजेस। अगर ये सब सक्सेसफुली चल गया तो कहाँ चले जाना चाहिए, रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। इसको मैं किया सेव, कंट्रोल शिफ्ट वी नहीं करता हूँ क्योंकि कोड चल रहा है, यहाँ से हॉट रीलोड करता हूँ। यहाँ से हॉट रीलोड किया। अब देखो ये ID 3 है, ये मॉडल के अंदर सब न्यू वैल्यू है। इसको मैं गेट किया तो देखो ओल्ड कस्टमर के अंदर क्या आया, ओल्ड वैल्यू आएगी 111 222 33 B और C बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया, ये एल नेम से वैल्यू इधर ट्रांसफ़र किया। अभी क्या हो गया, टेक्सटाइल पाइथन ये हो गया, तो मैं देखो ट्रांसफ़र किया। अब ओल्ड कस्टमर की वैल्यू क्या हो गई, अब देखो 4 5 टेक्सटाइल पाइथन 90, न्यू वैल्यू आ गई और ID एज इट इज़ वैसी है। अब इसकी स्टेट को मॉडिफाई करेगा, जैसे ही स्टेट को मॉडिफाई किया, सेव चेंजेस किया, F5 किया तो वो चेंज हो गया, ये वापस चला जाएगा उधर एक्शन में, ये हो गया पाइथन टेक्सटाइल। यही तो है एडिट, समझ में आया क्या, यही तो हुआ ना एडिट। अब वापस एडिट करो, देखो अब की बार रेंडर करेगा तो पाइथन टेक्सटाइल करेगा, यहाँ पे लिखा पाइथन टेक्सटाइल 5, सेव। क्लियर है ये, तो ये क्या हो गया मेरा एडिट का पार्ट हो गया, मतलब मैं क्या किया यहाँ पे एडिट कर दिया। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, एडिट में थोड़ा सा एडिट इसके लिए मैं रोक दिया था क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया था ना वो टाइम लास्ट लेक्चर में, अगर इसको बताता तो भी समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन अभी भी वही बात हुई, फिर से लेके आया, फिर ज़्यादा हो गया। देखते हो नहीं वीडियो, मैं करूँगा क्या, मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ये ओल्ड कस्टमर यहाँ पे निकाला मैं, ओल्ड एंट्री फाइंड करके उसके स्टेट को मॉडिफाई करूँगा। अब जैसे यहाँ पे क्लाइंट क्या बोलता है कि नाम कोई चेंज नहीं करना चाहिए, नाम कोई चेंज नहीं करना चाहिए, तो ये 2 लाइन को कमेंट कर दो ना। कोई कितना भी वहाँ से नाम भेजे, UI से भेजे, जब तुमने कोड ही नहीं किया है नाम का तो वो हमेशा नाम का क्या कहाँ से लेके आएगा, नाम ओल्ड कस्टमर का ही रखेगा। इसको 2 लाइन को कमेंट कर दो, कंट्रोल KC, नाम कोई चेंज नहीं करना चाहिए, बाकी जो चेंज करना है करो, समझे। तो उसके लिए तो हम लोग UI में भी चेंज कर देंगे, समझो, तुमने UI में भी उसके लिए चेंज कर दिया। लेकिन कोई खतरनाक बंदा है, HTTP रिक्वेस्ट को पोस्ट करता है, कोई टूल से जेसन भेजता है और तुम्हारी वेबसाइट पे अटैक करने का ट्राई करता है, तब भी नहीं हो पाएगा क्योंकि तुमने तो कोड ही नहीं लिखा है ना। अटैक तो वो तब कर पाएगा जब मैं कोड लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं आया, अब देखो अब मैं नाम भी चेंज करता हूँ, मैं एडिट में गया, मैं बोला पाइथन 555 है ना, इसमें से 555 निकाल देता हूँ मैं, सेव किया, फिर भी 555 है एज इट इज़, जैसा था वैसे ही है। हाँ लेकिन ये चेंज करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एक डिबग को ना मैं डिसेबल कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जाने का, डिसेबल ऑल ब्रेक पॉइंट दिख रहा है, अब नहीं आएगा कोई ब्रेक पॉइंट, अब जैसा चलता है वैसे ही चलेगा। 90 को मैं 97 कर दिया, सेव किया, 97 अपडेट हो गया, लेकिन ये नहीं गया, एडिट किया, 97 को मैं 91 किया और ये इसमें से 555 निकालने का ट्राई किया, सेव किया, 555 नहीं निकला, लेकिन ये 97 से 91 हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये जो अप्रोच में तुमको होता है, इसमें तुम्हारा फुल कंट्रोल होता है, तुमको किसको एडिट करना है वो बैकएंड साइड से तुम डिसाइड करते हो। अगर कोई फ्रंट एंड साइड से कोई अटैक करता भी है तो भी ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोड जिसका लिखोगे वही तो एग्जीक्यूट होगा, तुमने तो कोड ही नहीं लिखा है राम को, तो जाएगा ही नहीं कभी। तो इसके लिए हमेशा ओल्ड एंटिटी और न्यू एंटिटी अलग अलग बनाने का। एडिट करने का एक और तरीका जो तुमको इंटरनेट पे मिलेगा, जो कि रॉन्ग है, अभी से बता दे हो। क्या करते हो लोग, ये वाले मॉडल को है ना यहाँ पास करते हैं, तो ये मॉडल से वो एंट्री लेके आता है, डायरेक्ट अपडेट मारता है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट फिर पूरा उड़ जाता है। इसमें तो ऑलरेडी न्यू है, लेकिन इससे क्या होता है, अगर किसी ने UI से पोस्ट मेथड से वो एट्रीब्यूट भेजा जो तुमको एडिट नहीं करना है, तो वो भी एडिट हो जाता है। तो इसकी वजह से सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है एप्लीकेशन में। समझ में आया क्या बोला मैं? तो ये ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे ओल्ड
कस्टमर को ही एडिट करते हैं, ओल्ड एंट्री को ही एडिट करके ओल्ड एंट्री में जितना मेरे को लगेगा उतना ही एडिट करूँगा मैं। तो ये सही तरीका है, ये जो है ये सही तरीका है एडिट का, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्रड एक्चुअली बन गया, मतलब मैं क्रिएट भी कर पा रहा हूँ, मैं रीड भी कर पा रहा हूँ, मैं डिलीट भी कर पा रहा हूँ, मैं एडिट भी कर पा रहा हूँ। ये था सिंगल टेबल के साथ, ये था सिंगल टेबल के साथ। अभी तो सब हैप्पी फ्लो चल रहा था, सब कुछ ठीक था। अब अचानक से क्लाइंट आया, क्लाइंट आके बोलता है कि तुमने फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया, मिडिल नेम कौन लेगा, ठीक है। तो तुम बोले ठीक है, इसी तो है, जाके मैं मॉडल में मिडिल नेम डाल दूंगा। तो मैं गया यहाँ पे और अच्छा यहाँ तक समझा ना, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ मॉडल में आया, मॉडल में मैं बोला कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मिडिल नेम डाल देता हूँ मैं, PROP स्ट्रिंग M नेम, फर्स्ट नेम, F नेम, M नेम, L नेम, कंट्रोल शिफ्ट B, और ये प्रोजेक्ट को मैं किया कंट्रोल F5, इसको मैं किया रिफ्रेश और ये हो गया चलना बंद, होगा वही, ये हो गया चलना बंद। तो ये आया एक नोन एरर जो हमेशा आएगा। अगर तुमको एरर के आगे मॉडल बैकिंग लिखा हुआ दिखेगा, मॉडल बैकिंग और तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या दिखेगा, मॉडल बैकिंग और तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट का नाम दिखेगा, इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि तुम्हारा मॉडल जो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट है, जो तुम्हारा वर्चुअल डेटाबेस है, वो चला गया है आगे, आगे मतलब उसमें चेंजेस हो गए हैं ज़्यादा, और जो तुम्हारा डेटाबेस है वो पीछे छूट गया है। अभी इसमें क्या चेंजेस हुआ है, मेरे मॉडल में एक प्रॉपर्टी M नेम की एक्स्ट्रा हो गई है, लेकिन मेरे डेटाबेस में वो M नेम नहीं है। तो मेरे डेटाबेस में भी अगर वो M नेम होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये बात समझिए मैं क्या बोला, वही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, इसका जो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम समझा क्या है सबको। तो मॉडल बैकिंग जब भी देगा तो इसका मतलब क्या है कि तुमने C# के मॉडल में कुछ चेंज कर दिया। हम लोग जो एंटिटी फ्रेमवर्क का अप्रोच यूज करते हैं वो कौन सा है, कोड फर्स्ट है। कोड फर्स्ट का मतलब मैं बनाऊंगा मॉडल, C# मॉडल, और वो बनाएगा SQL सर्वर के डेटाबेस, मतलब टेबल्स, ठीक है। तो अगर तुम मॉडल में कुछ भी चेंज करोगे तो उसका इम्पैक्ट सीधा कहाँ पे पड़ता है, डेटाबेस के ऊपर। तो मॉडल में तुमने चेंज किया और तुमने डेटाबेस में वो चेंजेस अप्लाई नहीं हुआ तो ये एरर देगा। तो इसको मॉडल के चेंजेस को डेटाबेस में अप्लाई करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। तो एकदम सिंपल चीज़ है, सुन के ऐसा लगता है कोई रॉकेट साइंस है, एकदम सिंपल चीज़ है। ये चीज़ है ना, अच्छे डेवलपर लोग नहीं कर पाते, परेशान रहते कि ये होता क्यों नहीं है, फिर डेटाबेस डिलीट करते। एकदम सिंपल है, 3 कमांड माइग्रेशन के लिए यूज होता है, जिसमें से एक कमांड वन टाइम कमांड है। 3 कमांड माइग्रेशन के लिए यूज होता है, जिसमें से एक कमांड जो है वन टाइम कमांड है। वन टाइम मतलब जो तुमको तुम्हारे प्रोजेक्ट पे शायद ही कभी रन करने को मिले। पहला कमांड है अनेबल माइग्रेशन, जिससे माइग्रेशन अनेबल होती है वेरी फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद दूसरा कमांड है ऐड माइग्रेशन, जिससे माइग्रेशन तुम्हारे C# के कोड में ऐड होती है। तीसरा कमांड है अपडेट डेटाबेस, उससे तुम्हारे जो C# के चेंजेस है वो डेटाबेस पे अप्लाई होते हैं। 3 कमांड। पहला कमांड अनेबल माइग्रेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ यूज नहीं होगा, उसका रीज़न है, जब तुम प्रोजेक्ट में जाओगे तो तुम्हारा आर्किटेक्ट पहले से माइग्रेशन अनेबल करके सब करके रखा रहेगा तुम्हारे लिए, तो तुमको अनेबल माइग्रेशन कभी प्रोजेक्ट में मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ मारना पड़ेगा, ठीक है, ये एकदम न्यू प्रोजेक्ट है। तो जब तुम मशीन टेस्ट करोगे तभी अनेबल माइग्रेशन यूज होगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। समझ गए। ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस 2 कमांड है, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस, ये 2 कमांड तुमको फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा। तो मैं अभी तीनों कमांड बता देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे कुछ कैच है, थोड़ा सा सुन लो। इधर पर माइग्रेशन का कमांड लिखना कहाँ है, टूल्स में जाना है, पैकेज मैनेजर में जाना है, पैकेज मैनेजर कंसोल, इसमें जाके लिखना है। कहाँ लिखना है, टूल्स में जाना है, नगेट पैकेज मैनेजर में जाना है और पैकेज मैनेजर कंसोल, तो यहाँ खुलेगा। यहाँ पे तुमको लिखना है अनेबल माइनस माइग्रेशंस S, ठीक है। और यहाँ पे तुमको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जो प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट है। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे सॉल्यूशन में 20 प्रोजेक्ट हो, 30 प्रोजेक्ट हो, तो उसमें से तुमको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट रहेगा। अभी
की सिचुएशन में एक ही प्रोजेक्ट है, उसमें ही कॉन्टेक्स्ट है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने अनेबल माइग्रेशंस, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कमांड है ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम जो भी तुम करोगे। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक्चुअल में एक कॉलम ऐड किया, तो मैं लिखा एडिट मिडल नेम, ठीक है, ये मैंने नेम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो तुम ऐड माइग्रेशन के आगे। तो ये हो गया तुम्हारा ऐड माइग्रेशन। देखो हर जगह इसके फॉल्ट वर्ड दिखेगा तुमको, हर जगह देखो, यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। तो ये सब कोड जनरेटर से कोड जनरेट हो रहा है ऊपर ना, इसके लिए इसके फॉल्ट आ रहा है। यहाँ पे आया मैं ऐड माइग्रेशन में, ऐड माइग्रेशन कर दिया। थर्ड कमांड है अपडेट डेटाबेस। अपडेट डेटाबेस किए, खत्म हो गया, एरर सॉल्व। आगे पेज को रिफ्रेश कर दो, अगर ये चलने लगा तो मतलब एरर सॉल्व हो गया, चलेगा वो चलेगा। वो सब तो आगे की चीज़ है, ये तो बैकएंड तो पहले रेडी हो जाए, फिर यूआई का काम होएगा। ये चलने लगा, चलने लगा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर तुम आओगे इसको एडिट करते हो फिर से, तो यहाँ तुमको मिडल नेम कॉलम दिखना चाहिए, सॉरी यहाँ बाद में ऐड किए ना हम लोग उसको, यहाँ तो ये हो गया मेरा काम, ठीक है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ कुछ, तो मिडल नेम डाल देता हूँ TYU। अरे यार एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, सेवन टेस्ट 2। क्या बोल रहे, कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन रहता है कॉलम का, इंडेक्स डिज़ाइनर के अंदर, उससे कर सकते हो तुम, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उससे। तुम तो जैसी क्वेरी लिखोगे वैसा आएगा ना। सेलेक्ट के बाद पहले मिडल नेम लिख दो, कॉमा फिर फर्स्ट नेम लिखो, तो मिडल नेम पहले आएगा। यहाँ आगे कौन देखता है, तुम जैसा क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे तो क्वेरी का आउटपुट ही दिखेगा ना, लेकिन वो भी होता है, ठीक है। ये पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मिडल नेम दिखाना है यहाँ पे। तो अब मैं आया, पहले तो देखो यहाँ दिखाना है, तो ये कौन सा व्यू है, इंडेक्स। तो इंडेक्स के व्यू में जाओ पहले, इंडेक्स के व्यू में मैं गया, यहाँ पर व्यू में आया, इंडेक्स का व्यू। इंडेक्स के व्यू में फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम वाले को कॉपी किया, कॉपी, और हेडर में जाके फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे क्या लिखा, एम नेम, ये, और हेडर के बाद यहाँ पे भी आया, सेम फर्स्ट नेम वाले को कॉपी किया और यहाँ आके लिखा एम नेम। इसको सेव कर लो, इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करो, आ गया इधर मिडल नेम। तो ये पहला चेंज हो गया। दूसरा चेंज अब आया मैं क्रिएट में, क्रिएट में भी यहाँ पे भी मिडल नेम चाहिए, तो क्रिएट के व्यू में जाके चेंज करूँगा। क्रिएट के व्यू में आया, क्रिएट के व्यू में गया मैं, क्रिएट के व्यू में ये फर्स्ट नेम का पूरे सेक्शन को कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया। फर्स्ट नेम की जगह जहाँ जहाँ फर्स्ट नेम है वहाँ पे क्या लिखा, एम नेम। सेव, पेज को रिफ्रेश किया, आ गया इधर एम नेम, ये हो गया। अब मेरे को लेट्स से
डिलीट में जाना है, डिलीट में भी यहाँ पे एम नेम दिखाना है, तो डिलीट में जाके कॉपी करके नीचे पेस्ट करके बना लूँगा प्रॉपर्टी ऐड करके। मेरे को अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तुम लोग कर लेना अपने से। एडिट में करना है, एडिट में यहाँ पे जाके भी सेम कॉपी करके पेस्ट करोगे, डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आएगा? तो ये तो जब भी तुम ऐसा लगता है माइग्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, तो इंटरव्यू में पूछता है कि तुमने मॉडल लिया, मॉडल में इनिशियली 3 प्रॉपर्टी थी, तुमने माइग्रेशन तुमने प्रोजेक्ट रन कर दिया, डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब तुमको बाद में याद आया कि 3 नहीं 4 प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो एक प्रॉपर्टी ऐड कैसे करोगे? तो हम लोग को बोलना है मॉडल में वो प्रॉपर्टी ऐड करूँगा और माइग्रेशन रन करूँगा। बस वो पढ़ा लिखा है, समझ जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। समझ में आया क्या? तो उसको समझ में आएगा कि ये क्या एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक क्या बताया मैं? तो ये अपना पूरा वर्ड कंप्लीट हो गया विद माइग्रेशन का फंडा। तो माइग्रेशन क्या है? 3 कमांड है माइग्रेशन। अब अगर कुछ और चेंज किया मैं, तो अब फिर से अनेबल थोड़ी करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहला कमांड वन टाइम बोला था मैं, कौन सा? अनेबल माइग्रेशंस, एस है उसके अंदर, अक्सर लोग एस भूल जाते हैं, इसके लिए मैं पॉइंट करके 2-3 बार बोल रहा हूँ। अनेबल माइग्रेशंस वो कमांड जो है वेरी फर्स्ट टाइम तुम्हारे प्रोजेक्ट पे चलेगा। तुम जब प्रोजेक्ट में जाओगे, कंपनी में काम करोगे, कभी तुमको वो कमांड मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा लीड या जो भी सीनियर डेवलपर या जो भी रहेगा वो ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट पे कर चुका रहेगा। हाँ, अगर तुमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नया प्रोजेक्ट बनाओ, वैसे तो मुश्किल है ये लेवल पे मिलना, लेकिन इन केस कोई बहुत छोटी कंपनी है, तुम अकेले हो, तुम ही वहाँ पे माई बाप हो, तुमको ये सब बनाना है, तो उस टाइम पे तुमको मिल सकती है वैसी अपॉर्चुनिटी, जो कि चांसेस बहुत कम है, 5% का चांस है कि ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन दुआ करो कि ऐसी कोई कंपनी में तुम ना लगो, समझे? नहीं तो वो आंसू भी नहीं निकलते वो तुम, वो ऐसे सिचुएशन हो जाएगी। फिर से अनेबल मारेंगे तो एरर देगा, एरर देगा और क्या। ठीक है। अच्छा, माइग्रेशन अनेबल है कि नहीं है वो मैं कैसे चेक करूँगा? मैं प्रोजेक्ट में गया, मेरे को क्या मालूम 2 साल पहले कोई माइग्रेशन अनेबल किया है कि नहीं किया? अगर कोई प्रोजेक्ट में माइग्रेशन अनेबल हुआ रहेगा तो प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारे पास एक फोल्डर रहेगा जिसका नाम रहेगा माइग्रेशंस, दिख रहा है? ये फोल्डर हम लोग नहीं बनाए हैं, ये फोल्डर माइग्रेशन बनाता है। तो माइग्रेशन अगर अनेबल रहेगी तो ये फोल्डर प्रोजेक्ट में रहेगा। तो ऐसे तुम चेक कर सकते हो कि माइग्रेशन का फोल्डर है कि नहीं है। माइग्रेशन का फोल्डर अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में दिख रहा है, इसका मतलब माइग्रेशन अनेबल करने की ज़रूरत नहीं, सीधा अपनी प्रॉपर्टी ऐड करो, माइग्रेशन को ऐड करो, ऐड माइग्रेशन कमांड से, और अपडेट डेटाबेस मारो और चेक करो डेटाबेस में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डेटाबेस में पहले बन जाए, उसके बाद फिर आगे यूआई लेवल पे उसको ऐड करो, जैसे सीक्वेंस में बताया ना वैसे सीक्वेंस में करो। लोग क्या करते हैं, वन गो में पूरा चेंज करने का ट्राई करते हैं, उसमें फिर वो कहाँ एरर आता है समझ ही नहीं आता। तो स्टेप बाय स्टेप करने का, एक साइड पूरा, फिर यूआई से बैकएंड साइड पूरा कंप्लीट कर लो, फिर यूआई साइड में जंप करो और एक एक पेज पे चेंजेस करते चले जाओ, तो तुमको आसानी से होगा। जैसे मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर देता, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो तरीके से बता रहा हूँ वो तरीके से तुम बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को क्रैक कर लोगे, क्योंकि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट मुश्किल नहीं होता, वो सिर्फ बड़ा होता है, उसको तोड़ के छोटा करना पड़ता है। छोटा छोटा काम करते चले जाने का, रोज़ 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 थोड़ा थोड़ा, वो बड़ा प्रोजेक्ट भी छोटा हो जाएगा। लोग बोलते हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 27 प्रोजेक्ट है, उसमें 84 प्रोजेक्ट है, लोड करने इतना टाइम होता है, बिल्ड होने इतना टाइम होता है, लगता है, बिल्ड करो तो 15 मिनट लगता है। तो क्या जा रहा है, तेरे लीड को भी तो मालूम है ना बिल्ड होने 15 मिनट लगता है। बोलेगा तू क्या किया, तो बोलना ना 4 बार प्रोजेक्ट बिल्ड किया था, 15 चौक 60, 1 घंटा प्रोजेक्ट बिल्ड करने में गया, खत्म हो गई ना बात। वो तो उसको भी मालूम है, नहीं मालूम है तो टाइमर लगा के बिल्ड करके बता देना। जिस दिन बोलेगा उस दिन टाइमर चालू करके स्क्रीन शेयर करके बिल्ड करके बता देना। बोलना आप लैपटॉप चेंज करो, अच्छा लैपटॉप दो जिसमें 15 मिनट की जगह 10 मिनट में हो, तो फिर मेरे को कम टाइम लगेगा, 40 ही मिनट जाएगा मेरा दिन का, 4 बार प्रोजेक्ट बिल्ड किया तो। समझ लो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं, लोग आगे बोलते हैं इतना स्लो लैपटॉप है, तो क्या हुआ, स्क्रीन शेयर करो, बताओ, बताते बताते खुद भी ऐसा पीछे से कुछ प्रोसेस चालू करके बंद कर दो, लड़ाम कॉल बंद, वो लैपटॉप बंद हो गया था, अब नया लैपटॉप दो। तो अपने को टेंशन नहीं लेना है तुमको। देखो जॉब पे ऑन जॉब रह के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तुमको काम ख़त्म नहीं करना है। जिस दिन काम ख़त्म कर दिए तो जॉब ख़त्म हो जाएगी। तुमको दिन निकालना है, तुमको क्या करना है, दिन निकालना है। दिन निकल गया, ठीक है ना, अपना दिहाड़ी का बन गया 700-800, अगर 30,000 सैलरी है तो 1,000 रुपया बन गया, है ना। अभी मेरा 10,000 रुपया बन जाता है डायरेक्ट, 10,000 बन गया, आज दिन के निकल गया, काम किए 2 घंटा 1 घंटा, लेकिन बनता उतना ही पैसा है। तो तुमको डेज निकालना है,
क्योंकि तुमको तो डेज काउंट करके पैसा मिलता है ना, दिहाड़ी मजदूरी समझो खुद को, कोई इंजीनियर वाला वो नहीं है, समझे, बस सैलरी ज़्यादा है। तो पब्लिक क्या सोचती है, जब नए नए हम लोग लगते हैं, हम लोग सोचते हैं मेरे को खूब डेवलपमेंट मिलना चाहिए, मेरे को सीखना है, मेरे को ये, मेरे को वो। अरे भाई काम कर, पैसा कमाने आया आईटी में, पैसा कमा, क्या है उतना टेंशन क्या है उस चीज़ का। और तुम काम करते रहोगे तो तुम सीख ही जाओगे। सीखना, देखो सीखना कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको लेके बैठ के तुम सीखो। एक्सपीरियंस जो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम किसी को किसी लाइक ये तू करेगा तो तेरा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग। एक्सपीरियंस तो टाइम के साथ ही आएगा, तुम टाइम करते दोगे तो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। कभी छोटा सा इशू रहेगा, तुम उसको 2 दिन लेके बैठोगे, तीसरे दिन समझ में आएगा, लेकिन ये चीज़ एक ही बार होगी। नेक्स्ट टाइम वो इशू आएगा तो तुमको 2 दिन नहीं लगेगा, फिर तुमको 2 मिनट में आना चाहिए। दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस है ना। और कंपनी को वही चाहिए रहता है, लेकिन ये चीज़ कोई जज नहीं कर सकता तुमको बैठा के इंटरव्यू में। तो वो वाला जो इशू आया था वो तो 2 मिनट में सॉल्व करता है, मैं गूगल से पढ़ लिया, अभी तो 2 ही मिनट में करूँगा। पहले इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पाया, दूसरे इंटरव्यू में आंसर दे दिया। पहले इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पाया, दूसरे इंटरव्यू में गूगल से आंसर करके दे दिया, तो वो सोचेगा हाँ ये सॉल्व किया रहेगा, इसके लिए देगा। लेकिन तुम तो वैसे भी नहीं किए, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस कोई इंटरव्यू में जज नहीं कर सकता, इसके लिए तो हम लोग फेक लगाते हैं, है ना। तो वो तुमको जज ही नहीं कर सकता कोई। आधे घंटा बैठा के, इवन मैं भी किसी का इंटरव्यू लूँ तो मैं भी किसी को जज नहीं कर पाऊंगा कि ये सही में काम किया है कि नहीं किया, भले से कितना भी क्वेश्चन कर लूँगा। मैं करूँगा 4 अलग क्वेश्चन, वो उसको पढ़ के नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठेगा, उसके सामने क्लियर हो जाएगा। मतलब जितना तुम एक्सपोज करोगे, उसको एक्सपोज करने के लिए जितने तुम एक्टिविटी करोगे, वो अपने आप को छुपाने के लिए उतना और पढ़ के बैठेगा नेक्स्ट इंटरव्यू में। और ज़रूरी नहीं है कि जो सामने बैठा हो मेरे जैसा क्वेश्चन उसको कभी और कोई किया ही ना हो तो वो सारा 20 इंटरव्यू दे के आया है। मैं 20 इंटरव्यू लिया भी नहीं हूँ एक हफ्ते में, मेरे को तो और काम भी है ना, उसके पास जॉब नहीं है, मेरे पास तो है। तो वो तो 20 इंटरव्यू दे के आया है। तो कोई ये चीज़ समझ लो, जो हम लोग आंसर देते हैं इंटरव्यू में बैठ के, मतलब जो तुम लोग आंसर दोगे इंटरव्यू में बैठ के, तुमको सामने वाले से ज़्यादा ही नॉलेज रहेगा उसका। वो क्योंकि वो तो खाली गूगल करके एक आध क्वेश्चन अपने सिनेरियो बेस पूछेगा जो उसको कभी यूज़ हुआ रहेगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम 17 लोग को इंटरव्यू कलेक्ट करके तुम तो इंटरव्यू क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो बैठ के। भले से उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन तुमको इंटरव्यू देने का बहुत एक्सपीरियंस है, तो इंटरव्यू तो तुम क्रैक कर लोगे। तो पहली सीढ़ी पार, दूसरी सीढ़ी काम करना क्यों है, अपने को डेज निकालना। आज के दिन बोले आज ज्वाइनिंग हुई, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, हो गया, आज का दिन खत्म, बन गया 1000 रुपया, समझे। नेक्स्ट डे तो वो ये जिस दिन तुम ये सोचते ना आज का दिन खाली पार हो जाए, उस दिन तुम्हारी जॉब आसान, उस दिन तुमको जॉब का टेंशन नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि यार ये जॉब चली गई तो फिर क्या होगा, भाई रिस्क देने वाला तो अल्लाह ताला है ना। ये कंपनी देगी, कोई और कंपनी देगी, मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और नहीं मिलने वाला है, लाख तुम लोग इंटरव्यू दे दो नहीं मिलेगा, लाख दे लो ना इंटरव्यू तो तब तो नहीं मिलेगा। तो जो मिलने वाली चीज़ है वो तो मिलना ही है। तो ऐसा डर डर के क्यों लेने का, बिंदास जॉब पे रह के लेने का क्या टेंशन है। निकाल दी ना तो कोई और कंपनी देगी, यही तो बात है ना। ये लोग नहीं दिए ना, अगर किस्मत में है तो कोई और कंपनी देगी। अरे हकीकत है ये। एक महीना निकाला, एक महीने बाद देखो जिस दिन तुम डर गए 2 चीज़ एक साथ चली जाती है। पहला तो ईमान, समझे, और दूसरी जॉब। ईमान इसके लिए क्योंकि तुम्हारा भरोसा उठ गया कि तुमको रिस्क कंपनी दे रही है, ऊपर वाला नहीं दे रहा है, तो वो ईमान वही निकल गया। और दूसरा जॉब इसके लिए चले गई क्योंकि उस दिन से तुम डर डर के जीने लगे, तो जॉब तो फिर जाना ही है। घर वाले को क्या, तेरा पेट तेरा खाता तू है, घर वाले क्या ले रहा है ना, सबके घर वाले रहते, मेरे भी घर वाले। हाँ ये सुना देना, रिकॉर्डेड है, आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डेड लाइन, तो सुना सकते हो। ये क्या मसला हो गया, ये देखो इसमें अंदर से चपक गया, जाके बंद ना हो गया क्या, मिल जाएगी जॉब मिलना आईटी में कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो दूसरी ब्रांच का मेरे को आइडिया नहीं, मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी, मेरे को मतलब कोई ब्रांच को ऐसा नहीं बोला, मेरे को दूसरी ब्रांच का इतना पता नहीं कैसे जॉब मिले, लेकिन आईटी में जॉब निकालना बहुत आसान है। तुम कोई भी बंदे को
थोड़ा सा पढ़ाओ, थोड़ा सा पढ़ा के उसको बोलो कि 3 महीना तो वो इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर, 110% निकल जाएगी जॉब। और बाकी वहां काम करने कैसे आएगा, तो उसके लिए बेसिक्स की जरूरत है। फ्रेमवर्क नहीं सीखेगा ना, चल जाएगा, फ्रेमवर्क तो कंपनी में जाके वो कैसे ना कैसे सीख लेगा, थोड़ा सा ट्यूटोरियल देखे। बेसिक इंपॉर्टेंट जो टीचिंग लगती है ना जहाँ पे, वो है बेसिक्स। जैसे मैं जो तुम लोग को फॉर लूप ये वो सब पढ़ा रहा था ना, वो इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारा बेस बन गया ना, उसके ऊपर बिल्डिंग कोई भी खड़ी कर सकता है। लेकिन वो प्लिंथ ऊपर लाने का काम बड़ा रहता है, मतलब जो बेस बनाने का काम रहता है वो बड़ा रहता है, उस पर तो बिल्डिंग कोई भी बना ही लेगा। तो मेहनत वो बेस पे एक बार कर लिए, जिसका बेस अच्छा हो गया उसको कैसे ना कैसे जॉब मिल जाएगी। 4 इंटरव्यू विजय होगा, 5 होएगा, 10 होएगा, 15 होएगा, 20 के बाद तो जॉब मिलेगी। 20 के बाद तो उसको क्वेश्चन ही रिपीट होने लगेंगे। 20 के हमें गारंटी तो 5 के बाद ही रिपीट होने लगते हैं। जो किसका किसका 5 इंटरव्यू से ज्यादा हुआ काउंट? हाँ, तेरा कितना हुआ? उसका बोल रहा है, तो वो तो 3 बोलता है। 3 हुआ, तुम्हारा 6 हो गया। अरे किसका 5 के ऊपर हुआ? 1 और 2 3 5 के रिपीट होना शुरू हुआ क्या क्वेश्चन? ऐसा लगा क्या कि मतलब 30% क्वेश्चन रिपीट हो जाते, एवन मोर देन 30%? क्या बोले? तुम्हारा कितना अराउंड नहीं होगा? एक कंपनी में 3 है तो क्या 2 कंपनी का 6 गिनेगा? तो वही हो गया। तो बोले कितना किलोमीटर चलना है? बोले 7 किलोमीटर, 3.5 ये चलेगा, 3.5 मैं चलूंगा। क्या देखो क्यों? अच्छा रमजान। अरे कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ की बात कहाँ करता है? कंट्रोल। 6 राउंड लिए तुम्हारा, सॉरी 3 राउंड लिए कि 6 राउंड लिए? 5 मेरा नहीं होता। वो तुमसे क्या पूछा मत बताओ, तुम उससे क्या पूछे? और तो तभी तो 6 राउंड लिया ना। बोले ये एक आदमी ऐसा कुछ पूछ लिया मेरे से, बोले उसको आगे राउंड में भेज, जिंदा पकड़ना है उसको। कौन है वो? सही में 6 राउंड हुआ क्या? 5 देखो, 4-5 राउंड समझ में आता है, 6 राउंड तो आज तक मेरा ही नहीं हुआ होगा। तो कोई भी कंपनी में 6 राउंड नहीं दिए, वो सब अपन दिए ही नहीं भाई, वो सब वाला मसला ही नहीं है। ग्रुप डिस्कशन ये वो, ग्रुप डिस्कशन फ्रेशर लोग का होता है। अभी तुम एक्सपीरियंस लगा के जाओगे, ग्रुप डिस्कशन नहीं हो। किसी का हुआ ग्रुप डिस्कशन? कुछ नहीं होता, वो सब राउंड पार। हाँ वो रहता है, वो रहता है, लेकिन टेक्निकल एप्टीट्यूड रहता है। मिक्स था क्या? वो चलता है उतना। ग्रुप डिस्कशन दो, तुमको मालूम पड़ेगा कंपनी का अच्छे अच्छे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। मैं बाहर हो जो अभी अभी वो ऐसा ऐसा टॉपिक देते हैं कि उसमें हिंदी में नहीं बोल पाए, इंग्लिश में क्या बोलूं? कुछ अजीब अजीब टॉपिक दे देते लोग। तो मैं ये बोल रहा था कि जब तुम्हारा 5 के ऊपर काउंट जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन रिपीट होना चालू हो जाते हैं वहां से। लाइक व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम डेटा हर जगह पूछ रहा है, सेशन मैनेजमेंट हर जगह पूछ रहा है, फिल्टर हर जगह पूछ रहा है, राउटिंग हर जगह पूछ रहा है, ऊप्स कंसेप्ट, बेसिक पिलर तो ऐसा लगता है उन लोग को, ऐसा बोले बेसिक पिलर बोलता हूँ फिर रिज्यूम पढ़ता हूँ। क्या बोल रहा है, सुनता कौन है उसको? बेसिक पिलर अपन बोल रहे हैं, वो अपना रिज्यूम पढ़ रहा है। ओके, लेट्स मूव टू एसक्यूएल। एसक्यूएल में पहुंचे, सीधा एसक्यूएल पे ज्वाइन, सब क्वेरी उधर पे डायरेक्ट आ जाते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शन का डिफरेंस, ये सब चीज। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तुमको खुद रियलाइज होगा कि ये रिपीट हो रहा है बहुत बार। 2 बार रिपीट हुआ, एक बार तुमको समझ लो मैंने पूछा, मैं फर्स्ट इंटरव्यूअर हूँ, है ना, एक बार मैंने तुमको पूछा, तुमने नहीं दिया, ठीक है, इतना बुरा नहीं लगा। दूसरे तुम 15-20 दिन के बाद दूसरे इंटरव्यू बैठे, सेम क्वेश्चन उसने पूछा, फिर तुमने नहीं दिया, फिर बुरा लगता है। यार पढ़ लेता तो अच्छा रहता, 2 बार पूछा था, फिर भी गैरत नहीं जागी। तीसरे इंटरव्यू में बैठे, उसने पूछे तब भी नहीं पढ़े, तो फिर उसके बाद भी गैरत नहीं जागी, तो फिर जॉब मिलना भी नहीं चाहिए। तो वो इधर उधर पहुंचने तक का तो जाग ही जाती है।
वो पढ़ लिए तो फिर बोले यार 3-4 बार पूछा, अब ये क्वेश्चन को क्लियर करके लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, समझेगा। तो ऐसा होता है। पहली बार जब पूछता अपने को ऐसा लगता है कि ये पूछा होगा, कोई और नहीं पूछेगा। तो दूसरी बार पूछता तो ऐसा लगता है यार ये तो कॉमन है, दोनों दोनों लोग पूछे तो मतलब ये कुछ तो, हाँ ये पढ़ने वाला है, लेकिन तब भी पढ़ते नहीं। तीसरी बार फिर पूछ लेता, लगता है अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो फिर बंदा पढ़ लेता है, गैरतमंद ब्रैकेट में, ठीक है। तो फिर वो पढ़ लेता है, पढ़ लिया उसके बाद फिर हो गया, तो वो बैठ जाता है दिमाग में। तो ये प्रोसेस के लिए भी 5 इंटरव्यू लगता है, ये प्रोसेस के लिए भी 5 इंटरव्यू लगता है। तो इंटरव्यू देने का मतलब काउंट बढ़ाना नहीं है। एक इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन जमा करो, उसको देखो गूगल पे, मेरे को क्या क्या समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक में आगे जब हम लोग आएगा तो तब मैं सर से ये पूछूंगा जरूर कि ये टॉपिक में ये क्या था। वैसे तो मैं ज्यादातर चीज कवर कर लेता हूँ, मतलब ये चीज पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा, लेकिन स्टिल कोई चीज मिस हो जाती है तो तुम लोग पूछ सकते हो उसके अंदर, ठीक है। ये अपना क्लड कंप्लीट हो गया, माइग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? अभी हम लोग के पास एक ही टेबल में डेटा ऐड होता था, अब हम लोग लेंगे 2 टेबल। अब हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन मारेंगे, ज्वाइन, है ना। तो पहले हम लोग एसक्यूएल सर्वर में जाएंगे, ज्वाइन पढ़ेंगे पूरा, ज्वाइन क्या होता है, जो कि अपना हुआ नहीं है अभी। फिर अपन यहाँ पे वापस आएंगे, इधर ज्वाइन, इधर पे देखेंगे। फिर उसके बाद इधर पे टेबल बन जाएगा, जब हम लोग को ज्वाइन करना रहेगा तो फिर लिंक्यू का ज्वाइन पढ़ेंगे। तो अभी ये एप्लीकेशन में क्या क्या कवर होगा तुम्हारा? लिंक्यू का इंट्रोडक्शन, लैम्डा एक्सप्रेशन, लिंक्यू का वेयर क्लॉज, ठीक है, लिंक्यू का ज्वाइन, एसक्यूएल सर्वर का ज्वाइन, मतलब कितने टाइप के ज्वाइन है, कौन कौन से ज्वाइन है, ठीक है। और एसक्यूएल सर्वर के अंदर थियरी टॉपिक में इंडेक्स बताया था क्या? इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स, बक्से विक्से वगैरह था, तुम लोगों ने वो बैच को बताया होगा, ठीक है। क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स वो ले लूंगा, ज्वाइन ले लूंगा उसके एसक्यूएल सर्वर के साथ में। और डिलीट ट्रंकेट का डिफरेंस बताया था क्या? नहीं, तो डिलीट और ट्रंकेट का डिफरेंस ले लूंगा। तो ये 3 चीज हो जाएगी टेबल क्रिएशन का पार्ट। और 2 टेबल जो है, 2 टेबल हम लोग पहले बना लेंगे एमवीसी से, फिर उसमें ज्वाइन मारेंगे, पीछे से जाके फिर वापस आके इधर से भी ज्वाइन सीखेंगे। तो वहां भी ज्वाइन, यहाँ भी ज्वाइन, दोनों जगह का ज्वाइन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट अपना क्या रहेगा? हाउ कैन आई कॉल स्टोर्ड प्रोसीजर इन एंटिटी फ्रेमवर्क। तो पहले स्टोर प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, तो पहले हम लोग एसक्यूएल में जाएंगे, स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे, फिर उसका डेटा यहाँ पे आके कैसे कॉल करते हैं वो डेटा गेट करके उसको दिखाएंगे। तो ऐसी चलेगा अपना, मतलब एक बार इधर फिर इधर। तो इससे क्या होगा, मैप करके तुम पढ़ पाओगे, मतलब तुमका ज्यादा जो होता है क्या बोलते हैं, वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। कि बहुत सारे लोग मेरे को क्या बोलते हैं मेरे को एसक्यूएल में ज्वाइन आता है लेकिन लिंक्यू में नहीं आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं लिंक्यू में ज्वाइन कर लेता हूँ लेकिन मेरे को एसक्यूएल में नहीं आता है। तो ऐसा बाद में तुमको हो ना, इसके लिए पूरा एक साथ ज्वाइन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, छुट्टी।